अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत है तो बस कह दो। अगर तुम नहीं कहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? वो तुम्हें कैसे खुश करेगी? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सद्दाम शेख, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने इस बार भी मेरे पीछे आने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। ये कहने के बाद रणवीर पटेल डॉर्मेट्री से बाहर निकला और ताकेशी यूनिवर्सिटी के होटल की तरफ चला गया। छोटी शबनम, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम ताकेशी यूनिवर्सिटी के होटल में जाकर एक कमरा ले लो और हम जिंदगी के बारे में बात कर सकते हैं। रणवीर पटेल को जाते देख सद्दाम शेख खुद को हेलेना को फोन करके फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। होटल जाना पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी है, मेरे घर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। फोन पर दूसरी तरफ से थोड़ी शर्म के साथ धीरे से कहा गया। छोटी शबनम, तुमने जो कहा वो सच है। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। मेरा इंतजार करो, सद्दाम शेख ने जोर से कहा और फोन रख दिया। बैड ग्रैंडपा पर विश्वास करो और तुम हमेशा जिंदा रहोगे। दीदी रूही, तुम सच में जाना चाहती हो? स्नेही ने देखा कि संजना कपड़े उठा रही है और बाहर जाने की तैयारी कर रही है। उसने उसे दरवाजे पर रोका। दीदी, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? छोटी बच्ची, तुम्हें जलन हो रही है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे तुमसे मिलवाऊंगी, पर तुम नहीं मानी। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्यों नहीं साथ आती? मुझे एक और इंसान के आने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है कि रणवीर पटेल को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हा हा। ये कहकर संजना डॉम से बाहर चली गई। सिर्फ स्नेही, जिस पर पहले ही कई बार बिजली गिर चुकी थी, वहीं बिना हिले दुले खड़ी रह गई। पागल, बहन रूही पागल हो गई है। आधे दिन बाद स्नेही ने धीरे से कहा। स्टूडेंट रणवीर पटेल, कमरा तैयार है, 608, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। संजना ने रणवीर पटेल का फोन मिलाया और गुस्से से लाल चेहरे से धीरे से कहा। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है? मैं उस पर ऐसे कैसे यकीन कर सकती हूँ? अगर उसके इरादे मेरे लिए बुरे हों तो मुझे क्या करना चाहिए? इस समय संजना का दिल अचानक घबरा गया। डोंग डोंग डोंग, बड़ी बहन मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कमरा बुरा नहीं है, 1 मिनट रुको, मैं आजकल बहुत थक गया हूँ, पहले मुझे नहा लेने दो। ये कहने के बाद रणवीर पटेल को संजना की कोई परवाह नहीं रही और वो सीधे बाथरूम में चला गया। उसके बाद बाथरूम हुआ की आवाज़ों से भर गया। बदमाश, बड़ा बदमाश, अगर तुमने बाद में मेरा इलाज नहीं किया तो मैं सीधे पुलिस को बुला लूंगी। नहीं, मेरे पास एंटी परवर्ट स्टन बैटन है, मैं सीधे तुम्हें बेहोश कर दूंगी। संजना ने मन ही मन कहा। क्या देख रहे हो, अपने कपड़े उतारो। अगर तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो मेरे साथ क्या करोगे? करीब 15 मिनट बाद रणवीर पटेल पूरे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकला। उसने संजना की तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या मुझे अभी भी अपने कपड़े उतारने की जरूरत है? संजना ने अपने होठ काटते हुए कहा। इलाज के डर से अपनी बीमारी मत छुपाओ, मैं अब एक डॉक्टर हूं और तुम मेरे मरीज हो। किसी और चीज के बारे में मत सोचो, अपने कपड़े उतारो, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। संजना ने ध्यान से अपना कोट खोला और उतार दिया। जब वो चेहरे पर शर्म के साथ अपनी बेल्ट खोलने ही वाली थी तो स्टूडेंट रणवीर पटेल बोला। बहन, बस अपना कोट उतार दो, अगर तुम फिर भी इसे उतारना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर पटेल ने संजना के उभरे हुए स्तनों को कामुकता से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अगर छोटा भाई देखना चाहे तो मैं एक और उतार लूंगी। संजना ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा। खांसी खांसी खांसी, मोहिनी, तुम मोहिनी हो। अगर तुम जैसी मोहिनी किसी महान ऋषि से मिल जाए तो वो पक्का डंगे से पिटेगा। रणवीर पटेल की नजरें तुरंत संजना के शरीर से हट गईं। उसे सच में डर लग रहा था कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। कौन बहकाता है? तुम बड़े बदमाश, मैं अपनी बीमारी का इलाज कैसे करूं, बताओ, फुसफुसाते हुए संजना ने कहा। पहले अपने शरीर को स्टिम्युलेट करने के लिए कुछ दवा लो। बोलते हुए पवन पटेल ने संजना को एक बहुत बढ़िया लकड़ी का बक्सा दिया। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने संजना को डिब्बे में रखी दवा को घूरते हुए देखा। वॉरियर कैसल में 4 बुराइयां थीं। संजना ने रणवीर पटेल की मुस्कुराहट देखी और थोड़ी परेशान हो गई। रणवीर पटेल, तुमने बीजिंग में सन फैमिली के बारे में सुना होगा, कुछ जोक्स नहीं बनाए जा सकते। संजना ने धीरे से कहा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो भूल जाओ, जब तुम समझ जाओ तो मुझे ढूंढना। रणवीर पटेल ने हाथ हिलाया और संजना के हाथ में लकड़ी का बक्सा वापस रणवीर पटेल के हाथ में आ गया। रणवीर पटेल के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखी। किसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं एक कमरे में रहकर तुम्हारा इंतजार करने की हिम्मत करती? संजना ने दुखी होकर कहा। मुझे दे दो, मैं ले लूंगी। रणवीर पटेल के जवाब का इंतजार किए बिना उसने लकड़ी का डिब्बा पकड़ा और एक खुशबूदार गोली अपने मुंह में डाल ली। इसे पी लो, थोड़ी देर बाद दर्द होगा, इसे सह लो, जितनी देर तुम सहोगे दवा का असर उतना ही अच्छा होगा। रणवीर पटेल मुस्कुराए और सिर हिलाया। आह! लगभग 1 मिनट बाद संजना चिल्लाई और पूरा ताकेशी यूनिवर्सिटी होटल अफरा तफरी मच गई। उसकी आवाज़ सुनो और अपनी तरफ देखो, क्या तुम चिल्ला नहीं सकती? एक नंगे आदमी ने बिस्तर पर लेटी औरत से कहा।
वो इतनी खुशी से चिल्लाई क्योंकि उसके आदमी ने उसकी मदद की थी। तुम खुद को क्यों नहीं देखती और मुझे दोष क्यों नहीं देती? औरत ने गुस्से में कहा। अगर तुम कहती हो कि मैं ये नहीं कर सकता तो चलो इसे फिर से करते हैं। ये कहकर आदमी ने औरत को फिर से एक तरफ धकेल दिया और सबसे पुराना काम शुरू कर दिया। लगता है ये 608 से है। क्या ये एफिलिएटेड हाई स्कूल की संजना नहीं है? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अब बहुत खुले विचारों वाले हो गए हैं। होटल में 2 वेटरों ने फुसफसाते हुए कहा। लापरवाही से बात मत करो। अगर तुम कस्टमर की प्राइवेसी बताओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। संजना राजधानी के सन परिवार से है। जब समय आएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, दूसरे वेटर ने फुसफुसाते हुए कहा। रणवीर पटेल ने संजना को देखा जो दर्द से बेहोश होने वाली थी और धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो दर्द कम करने के लिए कोई दवा मिला देता। रणवीर पटेल ने एक पल सोचा और फिर चांदी की सुइयों का एक सेट निकाला। उसने 9 सुइयां निकाली और उन्हें संजना के शरीर में घोंप दिया। तुरंत संजना ने चीखना बंद कर दिया। रणवीर पटेल ने सिर हिलाते हुए कहा, उस समय जब मैं उड़ रहा था तो मुझ पर सीधे आसमानी बिजली गिरी थी। ये इससे 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। औरतें हमेशा औरतें ही रहेंगी। करीब आधे घंटे बाद संजना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे एक ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हिलना मत, मैं पहले सुई निकालूंगा, ये कहकर रणवीर पटेल बिजली की तरह हिल गया। एक पल बाद उसके हाथ में 9 चांदी की सुइयां दिखाई दीं। सुइयों की नोक पर एक अजीब एनर्जी का उतार चढ़ाव दिखाई दिया। 9 yin राक्षस बॉडी, ये असल में 9 yin राक्षस बॉडी है। कोई हैरानी नहीं कि जब मैंने पहली बार तुम्हारी नब्ज महसूस की तो मुझे लगा कि ये इतना आसान नहीं है। 9 yin राक्षस बॉडी का खतरनाक जहर अच्छा है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता, ये कहकर रणवीर पटेल ने सुइयों की नोक पर लगे काले लिक्विड की बूंदों को एक जेड बोतल में डाल दिया। रणवीर पटेल, क्या मैं सच में ठीक हूँ? रणवीर पटेल को देखकर संजना ने उत्साहित होकर पूछा। वो साफ महसूस कर सकती थी कि उसके पेट के निचले हिस्से में ठंडक पूरी तरह से गायब हो गई थी। पहले नहा लो, अपने शरीर से जो काला पदार्थ निकला है उसे धो लो और अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ। रणवीर पटेल मुस्कुराया और अपने हाथ में 9 चांदी की सुइयों से खेलने लगा। ठीक है, इस बार संजना ने उदारता से कहा। उसने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में भाग गई। एक पल बाद बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी। धत तेरी की, मुझे वहां नहीं देखना चाहिए, एक परी को नहाते हुए देख रहा हूं। उस समय जेठ सम्राट ने सच में मुझे दोषी ठहराने की हिम्मत की थी। रणवीर पटेल ने बाथरूम की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, उसने बस टीवी चालू किया और एक टीवी सीरियल देखी। मेरी बीमारी असल में उससे ठीक हो गई थी। वो कैसा इंसान है? वॉरियर कासल की 4 बुराइयां और 5 सहर, वो कैसा इंसान है? अच्छी वाइन, गोलियां, चांदी की सुइयां, उसके पास और क्या क्या काबिलियत है? रणवीर पटेल, वॉरियर कासल का रणवीर पटेल। बाथरूम में संजना ने खुद से यही बार बार दोहराया। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। अपनी पिछली बीमारी की वजह से मैं लड़कों को डेट करने की हिम्मत नहीं करती। मुझे तो ये भी लगता है कि मैं पूरी तरह से औरत नहीं हूँ। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया रणवीर पटेल। संजना बाथरूम से बाहर निकली और रणवीर पटेल को देखते हुए धीरे से बोली, सुंदर तो सुंदर ही होता है, वो आसमान की परियों से भी ज्यादा सुंदर है। उसकी तुलना यामिनी से की जा सकती है। रणवीर पटेल ने संजना की तरफ देखा जिसने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे और आह भरी। यामिनी कौन है? संजना हैरान रह गई। उसने रणवीर पटेल की तरफ देखा और पूछा, तुम मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ हो लेकिन तुम अभी भी किसी और के बारे में सोच रहे हो? तुम चारों की यामिनी हो। रणवीर पटेल ने संजना की तरफ देखा। उसके मन में यामिनी की छवि भर गई थी। वो मुस्कुराया और बोला, पहले यामिनी कौन है इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। तुम अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मेरे पेट का निचला हिस्सा गर्म है, अब ये पहले जितना ठंडा नहीं है। संजना ने अपना हाथ अपने पेट के निचले हिस्से पर रखा और धीरे से कहा, तुम इस साल 18 साल के हो जाओगे। उस गोली का असर तुम्हारे शरीर में यिन पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है और 10 साल तक उसे दोबारा होने से रोक सकता है। लेकिन अगर तुम इस साल अपने जन्मदिन से पहले यिन पॉइजन को बाहर नहीं निकाल पाए तो जब तुम 28 साल के हो जाओगे तो तुम्हें फिर से वही दिल दहला देने वाला दर्द महसूस होगा। उस समय परियों को भी तुम्हें बचाने में मुश्किल होगी। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, तो क्या मेरे शरीर से यिन जहर को पूरी तरह निकालने का कोई तरीका है? संजना ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। प्योर यांग ब्रीथ, सिर्फ प्योर यांग ब्रीथ ही तुम्हारे शरीर में यिन पॉइजन मदर को पूरी तरह से घोल सकती है। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, सीधे शब्दों में कहूं तो तुम्हें एक आदमी की ज़रूरत है, फिर तुम दोनों को पसंद आने वाली कोई चीज़ तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगी। बेशक ये तुम्हारे 18 साल के होने से पहले होना चाहिए। मैं जा रहा हूं, तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूं। ये कहने के बाद रणवीर पटेल खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। रणवीर पटेल, इधर आओ। संजना ने रणवीर पटेल की पीठ की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? जैसे ही रणवीर पटेल ने अपना सिर घुमाया, उसका खून खौलने लगा। संजना ने पहले ही अपना टॉप उतार दिया था और उसकी ऊंची ऊंची चोटियां हवा में दिख रही थीं। भले ही तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुम पर यकीन करूंगी।
मैं अब इस तरह का यिन पॉइजन नहीं सहना चाहती। रणवीर पटेल, मुझे ले चलो। ये कहकर संजना बिस्तर पर लेट गई। चिंता मत करो, तुम मेरी औरत बनकर बहुत खुश रहोगी। रणवीर पटेल अब खुद पर काबू नहीं रख सका। वो सीधे उस पर झपटा और उसने अपने शरीर के कपड़े फाड़ दिए। उसे महसूस हो रहा था कि संजना सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से उसकी बात नहीं मान रही थी, वो पहले ही उसे अपने दिल की गहराइयों में मान चुकी थी। आह आह आह, कमरे से जोशीली आवाज़ों की लहर आई। उन दोनों ने जानबूझकर खुद पर काबू नहीं रखा। करीब 1 घंटे में उन दोनों ने एक परफेक्ट रिश्ता बना लिया। बेवकूफ़, दफ़ा हो जाओ। उसे देखो और खुद को भी देखो, तुम बस एक बेवकूफ़ हो। बगल वाले कमरे में एक औरत ने उस आदमी को बिस्तर से लात मारी और गुस्से से कहा, रणवीर पटेल, सच बताओ, क्या हमने सच में मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए अभी ऐसा किया था? संजना रणवीर पटेल के ऊपर लेट गई और धीरे से पूछा, क्या आपको पूछने की ज़रूरत भी है? डॉक्टर झूठ कैसे बोल सकता है? रणवीर पटेल ने गंभीर चेहरे से कहा, असल में संजना का इलाज करने का एक और तरीका है, लेकिन रणवीर पटेल की अभी की ताकत के साथ वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। इस तरह का पुराना तरीका सबसे आसान और सबसे असरदार है। बेटी, इसे लो और अपने शरीर को ठीक कर लो। चलो साथ में नहाते हैं। रणवीर पटेल ने संजना को जवानी बनाए रखने वाली गोली दी। संजना के रिएक्शन का इंतजार किए बिना रणवीर पटेल उसे बाथरूम में ले गया। एक पल बाद अजीब आवाज़ों का एक और दौर आया। रणवीर पटेल, जल्दी से मेरा चेहरा देखो। ऐसा क्यों है? दोनों का पैशन खत्म होने के बाद वे सुबह 9 बजे तक सोते रहे। जब संजना नहाने गई तो उसने अचानक पाया कि उसकी स्किन गोरी और मुलायम हो गई थी। उसका रंग भी काफ़ी बेहतर हो गया था। उसकी स्किन इतनी मुलायम थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता है। तुम्हारे पति ने कहा था कि मेरी औरत बनकर बहुत खुशी होगी। चलो फिर से करते हैं। रणवीर पटेल ने संजना को गोद में उठाया और दोनों के बीच एक बार फिर सबसे पुराना पैशन हुआ। स्टड, तुम एक स्टड हो, संजना ने डांटते हुए कहा। तो तुम एक छोटी घोड़ी हो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है और तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति भी मिल गया है। क्या तुम्हें मुझे कुछ खाने को नहीं देना चाहिए? बदमाश, बड़ा बदमाश, संजना ने मुंह बनाते हुए कहा। बहन रूही, तुम वापस आ गई? तुम ठीक हो? उस बड़े बदमाश ने तुम्हें कुछ नहीं किया है ना? रणवीर पटेल और संजना ने बढ़िया नाश्ता किया। नहीं, इसे लंच ही मानना चाहिए। अपने अपने कमरों में लौटने के बाद संजना बैठी भी नहीं थी कि स्नेही आ गई और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? संजना ने अपना सिर घुमाया और स्नेही की ओर मुस्कुराई। बहन रूही, तुम्हारे चेहरे पर क्या दिक्कत है? तुमने किस तरह का मेकअप किया है? स्नेही ने कहा। इतने लंबे समय तक संजना के साथ रहने के बाद हालांकि संजना सुंदर थी, लेकिन वो उतनी सुंदर नहीं थी। संजना ने खुशी से कहा, रणवीर पटेल ने मेरी बीमारी ठीक कर दी है। अब मुझे हर महीने छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। उसे सच में पता है कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। पूरी रात तुम्हारा इलाज करने के बाद तुम दोनों के बीच और कुछ नहीं हुआ? स्नेही ने संजना की तरफ देखा और पूछा। वैसे मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जब कोई औरत प्यार में होती है तो उसका रंग बहुत अच्छा हो जाता है। क्या तुम दोनों साथ हो? खांसी खांसी। अरे यार, तुम रोज कौन सी किताबें पढ़ती हो? संजना स्नेही पर तकिया फेंकते हुए कहती है। ओ माय गॉड, मैंने सही अंदाजा लगाया, तुम्हारा चेहरा लाल है। बड़ी बहन रूही, तुम रणवीर पटेल की पत्नी हो, स्नेही ने मुस्कुराते हुए कहा। तमन, करीना, शैलजा और पीहू, बड़ी बहन, तुम 5वीं रैंक पर हो। ओ माय गॉड, हमारे तीसरे साल की सुंदरी को पहले साल के लड़के ने किडनैप कर लिया है। दोनों एक साथ हंस पड़ी। पीहू, कल छुट्टी ले लो और मुझे अपने घर ले आओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। रणवीर पटेल डॉर्म में गया और पीहू के फ़ोन पर कॉल किया। एक रात घुलने मिलने के बाद उसे लगा कि उसके शरीर में अमर ऊर्जा काफ़ी बढ़ गई है। पुरखों को सच में धोखा नहीं दिया जा सकता। हालांकि उसने जानबूझकर दोहरी साधना का रास्ता नहीं चुना था, लेकिन इस बार संजना के साथ रणवीर पटेल के जुनून से उसे कम फायदा नहीं हुआ। ज़ारा, अवी कहाँ है? मुझे अवी क्यों नहीं दिख रहा? रणवीर पटेल डॉर्म में इधर उधर घूमा, लेकिन उसे अवी नहीं दिखा। हे बैड मास्टर, अभी भी कल रात डेट पर गया था। हेलेना ने उसे बताया कि घर पर कोई नहीं है। उसे अभी भी हेलेना के घर पर ही होना चाहिए। वैसे क्या गर्लफ्रेंड मिलना सच में इतना अच्छा है? कमल कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ारा, भाई के लिए दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। तुम वापस आ गए? मैं दरवाज़ा खोलकर आता हूँ। कमल कपूर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सद्दाम शेख दरवाजे पर उदास खड़ा था। अवी भाई, बैड मास्टर एक रात के लिए बाहर गए थे और एनर्जी से भरे हुए वापस आए। तुम भी एक रात के लिए बाहर गए थे, तुम इतने उदास क्यों हो? कमल कपूर ने धीमी आवाज़ में पूछा। घर पर कोई नहीं है, सच में घर पर कोई नहीं है। मैंने पूरी रात हेलेना के घर की डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने सुबह हेलेना को फ़ोन किया और तब मुझे पता चला कि जब उसने कहा कि घर पर कोई नहीं है तो सच में घर पर कोई नहीं था। सद्दाम शेख ने सोख बहादुर लहजे में कहा।
अभी भाई, तुमने तो पूरी रात दरवाज़ा खटखटाया। तुम्हारे आईक्यू से तो तुम इस साल के कंपटीशन में कंटेस्टेंट हो। कमल कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलते हैं, बड़े भाई तुम्हारे टूटे दिल की भरपाई के लिए तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले चलेंगे। ये कहकर वे तीनों डॉर्म से बाहर चले गए। अभी, ज़ारा, ये तुम्हारे लिए है, तुम दोनों के लिए एक एक। जाओ, पानी की एक बोतल खरीदो और बाद में पी लेना। रणवीर पटेल ने सद्दाम शेख को एक डिब्बा देते हुए कहा। डिब्बे के अंदर 2 हरी गोलियां थीं। बैड गाय, आज मैं बहुत दुखी हो गया हूं, तुम मेरे साथ दोबारा नहीं खेलोगे ना? सद्दाम शेख ने गोलियां पकड़े हुए फुसफुसाया। अगर तुम इसे खाने की हिम्मत नहीं कर सकते तो मुझे दे दो। कमल कपूर ने सीधे एक गोली अपने मुंह में डाल ली। तुरंत गर्मी की एक लहर उसके डेंटियन में दौड़ गई। बैड मास्टर, ये क्या है? नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है। कमल कपूर पास के टॉयलेट की तरफ भागा। मैंने तुमसे कहा था कि पानी की एक बोतल खरीद कर पी लो, तुम्हें बस इसे सीधे निगलना था। आह, रणवीर पटेल ने सिर हिलाया और कहा। अभी, तुम इसे बाद में खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल है, बड़े भाई ने बहुत मेहनत की है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। करीब 10 मिनट बाद कमल कपूर फिर से उनके पास आए और जोश से भरे चेहरे से बोले। बहुत बढ़िया बैड मास्टर, क्या आपके पास और है? ये चीज़ जो आपने मुझे दी है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। ज़ारा, बड़े भाई को धोखा मत दो। सद्दाम शेख ने देखा कि कमल कपूर झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सीधे गोली निगल ली और टॉयलेट की तरफ भागे। देखो, क्या ये मेन कंपटीशन का रिपीटर सद्दाम शेख नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका टेम्परामेंट पहले से बहुत बेहतर हो गया है। वो उतना बुरा नहीं है जितना दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा था। सद्दाम शेख टॉयलेट से बाहर आया। उसे देखकर कुछ लड़कियों ने आपस में फुसफुसाया। हाँ, उसके चेहरे के मुहासे चले गए हैं। मुझे हैरानी है कि उसने किस तरह का मुहासे हटाने वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। एक और लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। देखो, रणबीर पटेल वहाँ हैं, वो बहुत हैंडसम हैं। एक तीसरी लड़की ने रणबीर पटेल और कमल कपूर को देखा जब वो सद्दाम शेख की तरफ जा रही थी और जोर से बोली। तो बड़े भाई को एफिलिएटेड हाई स्कूल में कुछ फेमस माना जा सकता है, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो उन लड़कियों के ग्रुप को देख रहा था जो उससे बात करना चाहती थीं लेकिन थोड़ी शर्मीली थी। रणबीर पटेल, तुम लोग भी खाना खाने आए हो? संजना और स्नेही डाइनिंग हॉल में रणबीर पटेल से टकरा गईं और संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत मेरे पति को उनके नाम से बुलाने की, क्या तुम मार खाना चाहते हो? ये कहने के बाद रणबीर पटेल ने शक पैदा करने से बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और संजना के बट पर थप्पड़ मारा। संजना ने शर्मीले अंदाज में रणबीर पटेल को देखा। उसे गुस्सा नहीं आया, जिससे सब लोग चौड़ी आंखों से उसे घूरने लगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपनी इमेज का ध्यान रखना। संजना ने रणबीर पटेल का हाथ थप्पड़ मारकर दूर कर दिया और हल्के गुस्से से कहा। तो फिर हम आज रात होटल चलेंगे? रणबीर पटेल ने संजना के कान में फुसफुसाया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। ओ भगवान, बहन रूही, तुम सच में रणबीर पटेल के साथ घुल मिल गईं। हालांकि रणबीर पटेल की आवाज़ धीमी थी, स्नेही ने उसे सुना और हैरानी से पूछा, ब्यूटी, तुम क्या कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो बैड गाय? असल में बैड गाय थोड़ा प्ले बॉय है, तुम मुझे समझ सकती हो, मैं भी बुरा नहीं हूँ। सतपाल ने स्नेही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसके सामने ये छोटी लड़की बुरी नहीं थी। अगर वो इसे निहार परिवार के गाँव में वापस ले आए तो वो गाँव के लोगों को ज़रूर दबा पाएगी। स्नेही ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे मुझसे छोटे और इतने लंबे आदमी पसंद नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी जैसे लगते हो, तुम्हारी शादी की लाइनें भी जुड़ी हुई हैं, तुम्हें वो कभी न कभी पसंद आ ही जाएगा। रणवीर पटेल ने हंसते हुए कहा। स्टूडेंट रणवीर पटेल है ना? तो फिर आप जैसे लोग जिनका पैर एन बोट में है अपनी शादी की लाइन कैसे जोड़ते हैं? स्नेही ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और पूछा। बैड गाय गे, तुम बहुत दिनों से क्लास में नहीं आए हो, टीचर निशा तुम्हें ढूंढ रही हैं। जब वे बात कर रहे थे पीहू दूर से आकर खड़ी हो गई। बहन रूही, तुम भी यहीं हो? पीहू ने रणवीर पटेल और संजना को एक दूसरे के बहुत करीब खड़े देखा। उसका दिल बैठ गया और वो बेबस होकर मुस्कुराई। अच्छा हुआ कि रणवीर पटेल उसके बारे में सोच सका, वो लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा घुला मिला रहता था। पीहू, पिछली बार वेन कंपटीशन के दौरान मैंने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कोई हैरानी नहीं कि बैड गाय तुम्हें इतना पसंद करता है और तुम्हें हर समय खूबसूरत पत्नी कहता है। संजना ने मुस्कुराते हुए पीहू से कहा। बहन रूही, बकवास मत करो। पीहू का चेहरा लाल हो गया और वो फुसफुसाई और रणवीर पटेल के पास खड़ी हो गई। बैड गाय जी, क्या तुम्हारे पास कल टाइम है? मुझे कल घर जाना है, मेरे साथ चलो। पीहू ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और धीरे से कहा। उसके भाई की बीमारी में देर नहीं हो सकती थी। उसने देखा कि संजना का रंग अच्छा था और जानती थी कि संजना की बीमारी रणवीर पटेल को ठीक कर देनी चाहिए थी। ठीक है, कल मुझसे कांटेक्ट करना, साथ चलते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा था टीचर निशा तुम्हें ढूंढ रही थी, क्या बात है? मैं जाकर देखता हूँ, तुम लोग चैटिंग जारी रख सकते हो। बीप बीप बीप। रणवीर पटेल ने गहरी सांस ली और इंडियन लैंग्वेज टीचिंग एंड रिसर्च कंसोर्टियम के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया।
निशा को पता नहीं था वो किस काम में बिजी थी, इसलिए उसने अपना सिर नहीं उठाया। कमरे में निशा अकेली थी। पवन पटेल ने कोई आवाज़ नहीं की। वो निशा के पीछे चला गया और एक हल्की खुशबू ने उसे अनजाने में गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। निशा ने टेबल पर रखी फाइल देखी, सिर हिलाया और कहा, वो बड़ा बदमाश 1 हफ्ते से क्लास में नहीं आया है। हर दिन वो उस बुरे आदमी सद्दाम शेख को उसे ब्रीथ देने देता है। डायरेक्टर, मेरी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? परसों नए स्टूडेंट्स आएंगे और वो अभी भी फर्स्ट क्लास में है। मुझे हेडमास्टर कटिहार से बात करनी है। वो बहुत सुंदर है, उसका फर्स्ट क्लास में आना बुरा नहीं है। रणवीर पटेल ने फाइल में फोटो देखा और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पहले कभी नहीं हुआ हा। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। अगर वो सुंदर है तो और भी ज्यादा वो हमारी क्लास में नहीं आ सकती। क्लास में एक बड़े बदमाश के होने से इस छोटी लड़की को तकलीफ होगी। निशा ने अनजाने में कहा। अरे तुम कब आए? तुमने नॉक क्यों नहीं किया? निशा को अचानक लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि वो कौन था, लेकिन वो बड़ा बदमाश जिसके बारे में वो बात कर रही थी। टीचर, अपने स्टूडेंट्स के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बोलना अच्छा नहीं है। रणवीर पटेल ने निशा को कामुकता से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आजकल थोड़ा बिजी रहा हूं। क्या मैं काम खत्म होते ही आपको रिपोर्ट नहीं करता था? क्या आपको मेरी याद आई? रणवीर पटेल, मैं तुम्हारी टीचर हूं, सीरियस रहो। निशा ने अपने कपड़े ठीक किए और रणवीर पटेल को घूरा। क्योंकि तुम्हारा काम हो गया है, मुझे उम्मीद है कि कल क्लास में मिलूंगी। रणवीर पटेल ने ईमानदारी से कहा, मैं कल नहीं जा सकता। पीहू ने कल घर जाने के लिए छुट्टी मांगी है, मुझे उसके पीछे जाना है। पीहू ने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी है, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? रणवीर पटेल ने गुस्से से कहा। सोहेल खान की बीमारी ठीक हो गई है, पीहू को अभी भी कुछ काम करने हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। टीचर खान, आप भी काफ़ी बीमार हैं, क्या आपको मेरा इलाज करवाना है? रणवीर पटेल ने निशा की छाती की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कमीने, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूं, तुम पीछे हटो। निशा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। कमजोर की और ठंडा शरीर, तेज लिवर की आग। टीचर खान, आपकी बीमारी आपके चेहरे पर लिखी है, मुझे ये जानने के लिए आपकी नब्ज देखने की जरूरत नहीं है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले ये दवा लो, ये तुम्हारी बीमारी को कुछ समय के लिए ठीक कर सकती है। जब मैं पीहू के घर से वापस आऊंगा तो तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। रणवीर पटेल ने निशा की तरफ एक डिब्बा फेंकते हुए कहा। उसमें एक जवानी बनाए रखने वाली गोली थी। हरामी, तुम कमजोर हो, तुम में जिगर की आग बहुत तेज है, निशा ने जोर से कहा जब उसने रणवीर पटेल को बाहर जाते देखा। बीप बीप बीप। दरवाजे पर दस्तक हुई। कमीने, तुम फिर से वापस क्यों आ गए? निशा चिल्लाई और दरवाजा खोला। मगन रेड्डी बाहर खड़ा था। उसने हैरान होकर निशा को देखा। दी एफिलिएटेड हाई स्कूल का सबसे खूबसूरत टीचर। क्या उसने गलत सुना? प्रिंसिपल कटिहार, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं। रणवीर पटेल अभी अभी आए थे। निशा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। क्या उस बदमाश ने तुम्हें फिर से गुस्सा दिलाया? मगन रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ खान, गुस्सा मत हो, असल में वो लड़का बुरा नहीं है, कम से कम वो अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से है। प्रिंसिपल, मजाक मत करो, जब से स्कूल शुरू हुआ है मैं उन्हें लगभग उतनी ही बार देख चुकी हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने ये बातें किससे सीखी हैं। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं समझ गया। मगन रेड्डी अजीब तरह से मुस्कुराया। परसों एक नया क्लासमेट आएगा, वो एक लड़की है। क्या डायरेक्टर मेरी ने तुम्हें उसकी फाइल दी? प्रिंसिपल, आप हमारी क्लास में किसी को भी आने नहीं दे सकते हैं ना? निशा ने थोड़ी नाराजगी से कहा। रणवीर पटेल, कमल कपूर और सद्दाम शेख, जो 1 साल पहले आए थे, अभी महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है और मैं पहले ही 3 लोगों को बुला चुकी हूं। अहम, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन इस लड़की को खास तौर पर आपकी क्लास में आने के लिए कहा गया था। वो एक अमेरिकन इंडियन है और पहले ही इंडियन सरकार में शामिल हो चुकी है। वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़े परिवार की वारिस है और उसने स्कूल बनाने के लिए $100 मिलियन डोनेट किए हैं। 3 दिन पहले रचनेश हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में एक लड़की आई। बिना कुछ कहे उसने मगन रेड्डी को अपनी फाइल और एक चेक दे दिया। मेरे परदादा यूनाइटेड स्टेट्स जाने से पहले वॉरियर कैसल में रहे थे। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे पता है कि उनकी एक इच्छा थी। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनकी अस्थियां इंडिया वापस भेज सकूंगी और उनके वंशज इंडिया लौट सकेंगे। लड़की ने मगन रेड्डी को देखते हुए धीरे से कहा। मैंने उनका मामला पहले ही सुलझा लिया है, मैं हमेशा इंडिया में रहूंगी। अब मुझे वॉरियर कैसल एफिलिएटेड हाई स्कूल की स्टूडेंट बनने की उम्मीद है। आपको परेशान करने के लिए सॉरी प्रिंसिपल कटिहार। स्कूल के नियम हैं, अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो तुम्हें एक एग्जाम देना होगा। अगर तुम एग्जाम पास कर लोगे तभी मैं तुम्हें एडमिशन दे पाऊंगा। मगन रेड्डी ने चेक पर कई जीरो देखे, लेकिन फिर भी उसने लड़की को प्रोसेस फॉलो करने दिया। प्रिंसिपल, सभी 7 सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स। प्रिंसिपल कटिहार, क्या आप अब मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर सकते हैं? लड़की ने मगन रेड्डी से मुस्कुराते हुए पूछा। ये स्टूडेंट दी एफिलिएटेड हाई स्कूल का होना चाहिए। मैंने स्कूल के फोरम पर उसकी फोटो देखी, मैं उसी क्लास में रहना चाहती हूँ। प्रिंसिपल कटिहार, प्लीज मुझ पर एक एहसान करें। कोई बात नहीं। मगन रेड्डी ने 100 मिलियन का चेक लिया और लड़की की रिक्वेस्ट मान ली। ये रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं थी। प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि आपको रिश्वत दी गई है। निशा ने मगन रेड्डी की तरफ देखा और कहा, अगर आप हमारी क्लास में आना चाहते हैं तो हमारी क्लास में आ जाइए। क्या पता आप रणवीर पटेल को सबक सिखा दें।
अच्छू, मेरे बारे में कौन सोच रहा है? ज़रूर टीचर खान ही चाहते हैं कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूं। बस कुछ ही समय की बात है। रणवीर पटेल एक अजीब सी मुस्कान के साथ डॉर्मेट्री में वापस चला गया। बैड गाय, मुझे दे दो, क्या तुम्हारे पास और है? जैसे ही वे डॉर्मेट्री में पहुंचे, सद्दाम शेख और कमल कपूर ने पटेल शुआई को दरवाजे पर रोक दिया। उनका मिजाज पूरी तरह बदल गया था। अगर पहले सद्दाम शेख एक बेचारा नौजवान था और कमल कपूर गांव का एक बड़ा बेवकूफ़ था, तो अब सद्दाम शेख एक अच्छे नौजवान जैसा लग रहा था और कमल कपूर एक सैनिक राजा जैसा। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा पाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। साधना का रास्ता सिर्फ गोलियों पर निर्भर नहीं रह सकता। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके हाव भाव देखकर रणवीर पटेल समझ गया कि उसने जो गोलियां उन्हें दी थीं वे असरदार थीं। बैड गाय, तुमने जो गोलियां हमें दी वे सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे पूरे दिन जम्हाई भी नहीं आई। मैं एक ही सांस में क्लासरूम से डॉर्मेट्री तक दौड़ा और मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी, आज मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। कमल कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आगे कुछ अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें देता रहूँगा। हा, हम भाई हैं, अच्छे भाई, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन स्कूल में अपनी सारी स्किल्स मत दिखाना। जिंदगी 100 साल की होती है, हमें मज़े करने हैं। जिंदगी 100 साल की होती है, मज़े करो। हा, बॉस, अब से हम तुम्हें फॉलो करेंगे, सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई हैरानी नहीं कि बैड गाय की हैंडराइटिंग इतनी दिलचस्प है। पता चला कि जिंदगी को समझने के मामले में मेरे 2 टीचर भी बैड गाय के सामने कुछ नहीं है। बैड गाय, चलो कल सुबह 8 बजे स्कूल गेट पर मिलते हैं। मैंने टीचर खान को पहले ही बता दिया है कि मैं 3 दिन की छुट्टी ले रही हूँ। पीहू ने रणवीर पटेल को फ़ोन किया और धीरे से कहा। अगर तुम्हें कुछ भी लाना हो या तैयार करना हो तो मुझे बता देना। जब तक तुम अच्छे कपड़े पहनोगी और मेरी नज़रों में अच्छी लगोगी, मैं तुम्हारे भाई की बीमारी में तुम्हारी मदद करूंगा, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बेटी, चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। जब समय आएगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर फ़ोन काट दिया। किसी ने स्वर्ग के राज को धोखा दिया है। क्या हो रहा है? मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या नीचे के लोक में और भी देवता है? रणवीर पटेल शुरू में स्ट्रिप के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। स्वर्ग का राज धोखा खा गया था। अगर ये आशीर्वाद है तो ये श्राप नहीं है। अगर ये श्राप है तो इसे टाला नहीं जा सकता। जो भी हो, मैं आज साधना नहीं करने वाला। चलो सोते हैं। ये कहकर रणवीर पटेल बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। माइंड रीडिंग सेज, मुझे तुम्हें ढूंढने दो। इंसानों की दुनिया में जिंदगी बुरी नहीं है। जुआ बनाए रखने वाली गोली, मरीडियन खोलने वाली गोली, ये छोटी नहीं है। क्या तुम सरप्राइज होगे जब हम परसों मिलेंगे? यामिनी ने बड़े बिस्तर पर अकेले लेटे हुए मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय, क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? विराट रेड्डी ने रणवीर पटेल को पीहू का हाथ पकड़े हुए स्कूल गेट की ओर जाते हुए देखा और उसे नमस्ते किया। भाई रेड्डी, कुछ दिन पहले मैं बाहर एक ताओवादी से मिला था। उसने मुझे कुछ गोलियां दी और मैं तुम्हें एक देता हूं। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें अमर कर सकती है या नहीं। ये कहकर रणवीर पटेल ने विराट रेड्डी की तरफ एक अच्छी दिखने वाली गोली फेंकी। विराट रेड्डी ने बिना हिचकिचाए उसे अपने मुंह में डाल लिया। बैड गाय, इसका टेस्ट अच्छा है। तुम्हें ये कहाँ मिला? मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, विराट रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय, अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो, मुझे कुछ करना है। ये कहकर विराट रेड्डी बिना पीछे देखे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ चल दिए। बैठ गए? तुमने उससे क्या दिया? तुम अचानक अंदर क्यों चले गए? पीहू ने रणवीर पटेल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, और उसने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, मैंने उसे शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ गोलियां दी हैं। चलो। रणवीर पटेल ने पीहू का हाथ पकड़ा और कैंपस से बाहर चला गया। भाई रेड्डी, क्या हुआ? आप अचानक अंदर क्यों आ गए? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के कई लोगों ने विराट रेड्डी का लाल चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हार्ड हूं, मैं फिर से हार्ड हूं, विराट रेड्डी ने अपने शरीर के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। धत तेरी की, मेरी चोट ठीक हो गई है। आर्मी से निकाले जाने से पहले विराट रेड्डी ने एक मिशन के दौरान गलती से अपने छोटे भाई को घायल कर दिया था। तब से 2 साल हो गए थे और वो डॉक्टर और दवा ढूंढने के लिए कई जगहों पर गया था, लेकिन उसे अभी भी कोई इलाज नहीं मिला था। उसने पहले ही सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब पवन पटेल की गोली से वो ठीक हो गया था। वो एक्साइटेड कैसे ना होता। बैड गाय, चलो थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं, कोई हमें लेने आएगा। वे दोनों एक चौराहे पर चले गए और पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पापा का गुस्सा अजीब है, जब तुम उन्हें देखो तो बुरा मत मानना। रणवीर पटेल मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्हें महाजन परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता था। महाजन परिवार, नांगोंग परिवार और जुआन युआन परिवार राजधानी में 3 बड़े परिवारों के तौर पर जाने जाते थे। ये साफ था कि भारत में महाजन परिवार का कितना असर था। मिस, रणवीर पटेल और पीहू के पास एक सिल्वर वाइट रोल्स रॉयस रुकी। एक जवान आदमी गाड़ी चला रहा था और पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसने पीहू को देखा और आदर से नमस्ते किया। दादाजी यान, आप आज यहाँ क्यों हैं?
महाजन रितेश ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, क्या मैं नहीं आ सकता? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, कार में बैठ जाओ, परिवार का मुखिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विहान, इतना कूल बनने की जरूरत नहीं है, ये तो बस गाड़ी चलाना है। पीहू ने ड्राइवर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहन पीहू, तुमने मुझे देखा? क्या ये वही भाई है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो भाई शाहिल का इलाज करने वाला है? आजकल बहुत बुरे लोग हैं, बहन बेवकूफ़ मत बनो। गाड़ी चला रहे महाजन फई ने मुस्कुराते हुए कहा, विहान, अपनी बातों पर ध्यान दो। बुरे आदमी के पास एक खास काबिलियत है, अगर उसे गुस्सा आया तो तुम्हें नुकसान होगा। स्पेशल एबिलिटी? मेरे मास्टर के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है, जब समय आएगा तो मैं उसे अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने दूंगा। महाजन फई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जवान हो लेकिन तुमने अपने शरीर को इस हद तक ट्रेन किया है, बुरा नहीं है, तुम में घमंडी होने की काबिलियत है। रणवीर पटेल ने महाजन फई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आप बता सकते हैं कि मैंने ट्रेनिंग ली है? महाजन फई हैरान रह गए और मुस्कुराते हुए पूछा, आपने ऑक्टेन ब्लास्ट में थोड़ी सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन आपकी ताइची में अभी भी कमी है। आपका शरीर मेडिसिनल वाइन में अच्छी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन आपके अंदर की मार्शल आर्ट्स में अभी भी कमी है। आपका मास्टर 8वें लेवल का एक्सपर्ट होना चाहिए। पटेल पियाओ ने आंखें बंद करके कहा, विहान, ध्यान से गाड़ी चलाना। बूढ़े आदमी ने महाजन फई को देखा, जो हैरान था, और उसे याद दिलाया, हैंडसम, तुम कमाल के हो, तुमने मुझसे लड़ाई भी नहीं की, लेकिन तुम मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानते हो। चलो, कार से बाहर निकलो और प्रैक्टिस करो। महाजन फई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। रणवीर पटेल ने हिम्मत से कहा, बड़े भाई, आपको मेरे भाई की बीमारी ठीक करने का कितना भरोसा है? पीहू ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, पक्का करने के लिए मुझे उसे खुद देखना होगा, लेकिन चिंता मत करो लड़की, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा और पीहू का हाथ पकड़ लिया। पीहू ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि रणवीर पटेल रेनबो यूथ रिटेनिंग पिल निकाल सकता है, इसलिए केवल वही उसके भाई की बीमारी का इलाज कर सकता है। मिस, मास्टर चाहते हैं कि आप पहले उनके घर जाएं। रणवीर पटेल और लिटिल यूवी आंगन में इंतजार कर सकते हैं। महाजन यान ने कार रुकने के बाद रणवीर पटेल और पीहू को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बिग ब्रदर बैड गाय को मेरे साथ पापा से मिलने नहीं आने दोगे? पीहू ने गुस्से में धीरे से पूछा। मास्टर पहले तुम्हें देखना चाहते हैं, महाजन यान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ऐसा हुआ कि लिटिल फेई और रणवीर पटेल और लिटिल यूवी स्पार करना चाहते हैं, पहले उन्हें यहीं बात करने दो। पीहू ने रणवीर पटेल की तरफ देखा। रणवीर पटेल ने धीरे से सिर हिलाया। बेटी, उसके साथ जाओ, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं लिटिल फेई के साथ मुकाबला करूंगा। हाँ, सिस्टर पीहू, आप अंदर जा सकती हैं, जब जरूरत होगी हम रुकेंगे, महाजन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। महाजन फेई ने पीहू और महाजन यान को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे 1 या 2 साल बड़े हो, मैं तुम्हें बैड गाय कहता हूँ। दादाजी यान ने बहन पीहू को दूर भेज दिया। तुम्हें इसका मतलब समझना चाहिए, है ना? मैं समझ गया, नॉवेल में ऐसे कई सीन होते हैं। ब्रदर के लिए पहला टेस्ट तो तुम ही हो, है ना? रणवीर पटेल ने महाजन फेई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि बैड गाय समझ गया है तो चलो बकवास बंद करो, महाजन फेई ने कहा, और उसने हमलावर और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल मत करो, 7 स्टार मैंटिस फिस्ट का इस्तेमाल करो, मुझे डर है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। रणवीर पटेल ने महाजन फेई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट को लुहान मैंटिस फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हान राजवंश की पारंपरिक मार्शल आर्ट में से एक है। ये उत्तरी संप्रदाय के मैंटिस फिस्ट से संबंधित है। इसका मूल रुख 7 स्टार स्टेप्स पर आधारित था। इसका बल मजबूत और नाजुक था, जो व्यापक और दुर्घटनाग्रस्त था। जैसे ही उसने कहा, पवन पटेल ने भी 7 साइडेड प्रेइंग मैंटिस फिस्ट की मुद्रा अपना ली। सिर्फ बातें और कुछ नहीं। बैड गाय, ये लो। हालांकि मैं ऑक्टेन ब्लास्ट में स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मैंने 3 साल से 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट की प्रैक्टिस की है। तुमसे निपटने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। महाजन फेई ने सीधे रणवीर पटेल पर हमला किया। 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट के आम नियम हैं किक करना, मारना, फेंकना, लेना और टैप करना। इसमें 24 फेटल मैंडरिन डक किक्स थीं और 36 हिडन किक्स थीं। इसमें 3 फॉल और 6 फॉल थे, कुल 36 फॉल। फाइटिंग स्टाइल में 108 कैरेक्टर थे और ओवरऑल फाइटिंग स्टाइल में 24 कैरेक्टर थे। इसमें 18 मेजर ग्रैपलिंग टेक्निक्स, 36 स्लिपरी टेक्निक्स और 36 स्टिकी और फ्रोजन टेक्निक्स थीं, जिससे 72 ग्रैपलिंग टेक्निक्स बनी। 12 मेजर एक्यूपंक्चर पॉइंट और 24 एक्यूपंक्चर पॉइंट थे। महाजन फेई के अटैक शानदार थे और रणवीर पटेल के अटैक दमदार थे। महाजन फेई ने 72 बार अटैक किया और रणवीर पटेल ने 72 बार काउंटर किया। थक गए? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट क्या होती है, रणवीर पटेल ने महाजन फेई पर हमला करते हुए कहा। 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट 8 स्ट्राइक्स, 8 नो स्ट्राइक्स, 8 हार्ड, 12 सॉफ्ट पर जोर देती है। ये टेक्निक 12 शब्दों पर जोर देती है: हुक, हग, प्लक, हैंग, कोलैप्स, चॉप, स्लैश, स्मैश, स्टिक, टेक, हेल्प, लीन।
पटेल हुआई का हर मूव एकदम सही और सटीक था। उसने महाजन फेई को तब तक हराया जब तक उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं रहा। प्रेम मैंटिस फिस्ट की खासियतें याद रखें। आगे बढ़ना और पीछे हटना, दिखावा और असलियत, लंबाई में ऊपर नीचे होना, चमकना, फैलना, हिलना, अंदर बाहर कूदना, सख्ती और नरमी का मेल, खोलना और बंद करना, बंद करना और बंद करना। टेक्निक के मामले में असली और नकली में फ़र्क बताना मुश्किल था, जो हालात के हिसाब से बदलता रहता था। ऊपर उठाना और फिर नीचे करना, नीचे उठाना और फिर ऊपर करना, अंदर के गेट से बाहर के गेट तक, बाहर के गेट से अंदर के गेट तक, अंदर के गेट से अंदर के गेट तक। मूव अटैक करने का था, मूव अटैक करने का था, मूव अटैक करने का था, मूव अटैक करने का था। फिस्ट मूव्स का तरीका तेज, साफ और सीधा था। रणवीर पटेल के फिस्ट मूव्स में थ्रस्टिंग हैमर, बर्स्टिंग स्टेप, इंटरसेप्शन, ब्रेकिंग स्टील, सॉफ्ट स्पिरिट, 18 शटल्स, स्मॉल टम्बलिंग कार्ट, बिग टम्बलिंग कार्ट, एब्स्ट्रैक्ट 6 पार्ट्स, 4 सेक्शंस एंड 8 एल्बो, क्लीविंग हैमर और इंटरसेप्टिंग हैमर। रणवीर पटेल की आखिरी चाल नाकाम रही और महाजन फेस जमीन पर गिर पड़े। बैड गाय, तुम कमाल के हो। तुम्हारी 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट मेरे मास्टर की फिस्ट से भी बेहतर है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। महाजन फेई की सांस फूल गई। रणवीर पटेल का हर मूव महाजन फेई के शरीर पर लग रहा था, लेकिन उसने महाजन फेई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस लेवल के कंट्रोल के साथ एक एक्सपर्ट एक नज़र में ही फर्क बता सकता था। ये गोली ले लो, तुम्हारा मास्टर बुरा नहीं है। वो ऑक्टेन ब्लास्ट से तुम्हारे शरीर पर लगी छिपी हुई चोटों को कम करने के लिए 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि उसने ऑक्टेन ब्लास्ट की ताकत को कम आंका। अगर तुम अमर स्वर्ग क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ना चाहते हो तो जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझे एफिलिएटेड हाई स्कूल में मिलना। अमर स्वर्ग में घुसना, ये कैसे हो सकता है? उसकी उम्र कितनी है? उसने सच में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की? भाटिया परिवार का वो मार्शल आर्ट का दीवाना भी ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेगा। महाजन गुरु ने धीरे से कहा, जब वो एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था और रणवीर पटेल और महाजन फेई को देख रहा था। मास्टर, मिस लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। महाजन यान ने धीरे से कहा और महाजन गुरु के पास गया। महाजन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू को जो छोटा सा लड़का मिला है वो बुरा नहीं है। अंकल यान, विहान के साथ उसकी लड़ाई की रिकॉर्डिंग देखो कि तुम्हें इस छोटे से लड़के से जीतने का भरोसा है या नहीं। लगभग 5 मिनट बाद महाजन यान का माथा पसीने से भर गया। रिकॉर्डिंग के आखिर में महाजन यान खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाए। अच्छा मास्टर, ये रणवीर पटेल समझ से परे है। मेरे पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है, महाजन यान ने धीरे से कहा। महाजन इंग को यहाँ बुलाओ, महाजन गुरु ने गुस्से से कहा। मुझे इस रणवीर पटेल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। वॉरियर कैसल की 4 बुलाइयाँ अच्छी तरह छिपी हुई हैं। महाजन गुरु ने काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद वो सीधे लिविंग रूम में चला गया। पीहू कैसी हो? महाजन गुरु लिविंग रूम में पहुंचे ही थे कि उन्होंने पीहू को किताब पढ़ते देखा। मैं उसे यहाँ ले आई हूँ, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, पीहू ने धीरे से कहा और महाजन गुरु की ओर देखा। अंकल यान, उस लड़के को यहाँ ले आओ, महाजन गुरु ने धीरे से कहा। पीहू, राइडू परिवार अब तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। ये मेरी गलती है कि मैंने सही इंतजाम नहीं किया। आपने मेरे भाई के लिए भी तब ठीक से इंतजाम नहीं किया था। वो पूरे 6 साल से बिस्तर पर है। पीहू ने अपनी आंखें थोड़ी लाल करते हुए कहा। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं अब ठीक हूँ, है ना? रणबीर पटेल लिविंग रूम में चला गया और महाजन गुरु को इग्नोर कर दिया। वो सीधे पीहू के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, ये महाजन गुरु है, महाजन परिवार के पिछले गुरु। पीहू ने महाजन गुरु की ओर इशारा किया और उन्हें रणबीर पटेल से मिलवाया। चलो काम पर लग जाओ, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें पीहू से हटी ही नहीं। क्योंकि तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से अपने जीजा को ट्रीट दूंगा और हम चलेंगे। लड़के, अपने एटीट्यूड देखो, ये महाजन फैमिली है। महाजन यान खुद को ये कहने से रोक नहीं सका। रणबीर पटेल ने महाजन यान की तरफ देखा, जो अभी भी कार में बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, और छोटी आंखों से कहा, आपने ताइची में कुछ स्किल्स सीखी हैं, लेकिन आपकी ताकत अभी भी काफ़ी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें शाहिल से मिलवाता हूँ। अगर तुम शाहिल को ठीक कर दोगे तो मैं महाजन गुरु तुम्हारा एहसान मानूंगा। याद रखना, तुम्हारा एहसान मेरे लिए बेकार है, मैं पीहू के लिए यहाँ हूँ। महाजन गुरु ने रणबीर पटेल को कोई भाव नहीं दिया और पीहू को खींच लिया। भाई, पीहू तुमसे मिलने आई है। पीहू ने महाजन लॉन्ग की तरफ देखा, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में ट्यूब लगी हुई थी। वो रोने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे उसे देखने दो। रणबीर पटेल आगे बढ़ा और उसने महाजन लॉन्ग की कलाई पर हाथ रख दिया। शाहिल कैसा है? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? महाजन गुरु ने धीरे से पूछा, जब उन्होंने रणबीर पटेल को अपना हाथ पीछे खींचते देखा। पीहू, पहले ये गोली भाई के मुंह में डालो, मुझे उसे कुछ बताना है। रणबीर पटेल ने पीहू को एक गोली दी और महाजन गुरु की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, युवा मार्किन, डॉक्टर क्यू ने कहा है कि हम शाहिल को कोई दवा नहीं दे सकते। महाजन यान ने उन्हें याद दिलाया। मुझे ब्रदर बैड गाय पर विश्वास है।
पीहू ने सावधानी से गोली महाजन लॉन्ग के मुंह में डालते हुए कहा। क्या बात है, बस बोलो। महाजन गुरु रणबीर पटेल के पीछे पीछे बाहर आए और पूछा। किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। अब महाजन लॉन्ग के पर्सनल डॉक्टर को तुरंत यहाँ बुलाओ। उस इंसान को ढूंढो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर सको। मुझे लगा कि ये कोई सीरियस बीमारी है। तुम सच में एक पिता हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे बेटे को जहर दिया गया है। रणबीर पटेल ने महाजन गुरु की तरफ देखा और कहा, मैं किसी को भेजकर डॉक्टर को तुरंत यहाँ बुलाता हूँ। महाजन गुरु ने धीरे से कहा, इसके लिए भी धन्यवाद। महाजन गुरु समझ गए कि रणबीर पटेल ने उन्हें ये बातें बताने के लिए बुलाया था ताकि पीहू को पता न चले। अगर पीहू को पता चल गया कि उसके भाई को उसकी नाक के नीचे जहर दिया गया है तो पीहू के साथ उनका रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं महाजन लॉन्ग को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी किससे नाराज़गी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पीहू इसमें शामिल हो। ये कहकर रणबीर पटेल फिर से कमरे में चला गया। भाई बैड गाय, जो दवाई तुमने दी थी वो मैंने भाई को पहले ही दे दी है, क्या वो अभी भी ठीक हो सकता है? पीहू ने रणबीर पटेल की तरफ देखा और धीरे से पूछा। बाहर मेरा इंतज़ार करो, विहान को अंदर आने को कहो। अपने पापा से कहो कि डॉक्टर जल्द ही आ जाएगा। कुछ मत कहना, पहले बस उन्हें कंट्रोल करो। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने जीजा की बीमारी ठीक कर दूंगा। जब मैं उन्हें ठीक कर दूंगा तो इनाम के बारे में सोचना। बैड गाय, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? महाजन फेई ने रणबीर पटेल को उसे बुलाते हुए सुना, इसलिए वो चुपचाप अंदर गया और धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बस बात करने के लिए बुलाया था। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और मैं बोर हो रहा हूँ। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें अभी एक गोली दी है। अब मैं तुम्हें मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक का एक सेट सिखाने जा रहा हूँ। तुम यहाँ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बैड गाय, तुम मुझसे बस कुछ साल बड़े हो। मैं सोच रहा था कि तुमने कैसी ट्रेनिंग ली। मैं 5 साल की उम्र से अपने मास्टर से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। लॉजिकली कहूँ तो तुम्हारे और मेरे बीच इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। महाजन फेई ने रणबीर पटेल से फुसफुसाते हुए कहा। क्योंकि मैं अमर हूँ, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक सुनो और उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। मैं सबसे पहले महाजन लॉन्ग का इलाज करूंगा। महाजन फेई मुस्कुराए और सिर हिलाया। तुम अमर हो भाई, क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं प्राइमरी स्कूल गया था। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान मत भटकाना। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हें भविष्य में इसके फायदे पता चलेंगे। रणबीर पटेल ने महाजन फेई को मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक बताई और फिर महाजन फेई से कहा, अगर आसमान भी गिर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाजन फेई के बोलने के बाद वो ध्यान की अवस्था में चले गए। तुम मार्शल आर्ट्स के दीवाने हो, बुरा नहीं है, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खड़ा हुआ और महाजन लॉन्ग को देखा जो ट्यूब्स से ढका हुआ था। फिर उसने दोनों हाथों से ट्यूब्स को बाहर निकाला। जीजा जी, मुझे पता है कि आप होश में हैं। मैं थोड़ी देर में आपके शरीर से जहर निकाल दूंगा। आपको मेरे कुछ राज पता चल जाएंगे। मुझे लगता है कि आप उन्हें राज ही रखेंगे। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए महाजन लॉन्ग से कहा। ये बेरहमी है, जहर बोन मैरो में चला गया है। इसके अलावा ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पवन पटेल ने अपनी चांदी की सुइयां निकालीं और महाजन लॉन्ग के शरीर में 81 सुइयां डाल दीं। अगर कोई आम इंडियन डॉक्टर ये देखता तो वो पक्का चौंक जाता। 1 मिनट से भी कम समय में उसने 81 सुइयां डाल दी थीं। तुम्हारी अंदर की ताकत बहुत मजबूत है। तुम पहले से ही बेहोश हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी कल्टीवेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी है, इसलिए मैं तुम्हारी स्किल्स को बचाऊंगा। आखिर मैं तुम्हारा जीजा हूं। बीप बीप बीप, दरवाजे से हल्की खटखटाहट की आवाज़ आई। रणबीर पटेल को पता था कि महाजन लॉन्ग के डॉक्टर को ज़रूर बुलाया गया होगा। मैं जाकर पूछूंगा कि ये 9 वर्म्स 9 हर्ब्स पॉइजन क्या है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। एल्डर क्यू, प्लीज़ बैठ जाइए, महाजन गुरु ने मुस्कुराते हुए एक जोशीले बूढ़े आदमी से कहा जो लंबे कपड़े पहने हुए 60 साल के लग रहे थे। आहान, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? क्या शाहिल की हालत फिर से खराब हो गई है? बूढ़े आदमी ने महाजन गुरु की तरफ देखा और धीरे से पूछा। बच्चा बहुत बेचारा है, उसे ऐसी बीमारी हो गई। वो बहुत बेचारा है। शुरुआत में उसके ठीक होने की उम्मीद थी, लेकिन उसे उसके ही डॉक्टर ने जहर दे दिया। रणबीर पटेल कमरे से बाहर निकला और महाजन लॉन्ग के पर्सनल डॉक्टर साहिल वाशु से मिला। वो टाकेशी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के ऑनररी डायरेक्टर और इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। आहान, ये छोटा यूवी बहुत अनजान लग रहा है, क्या ये तुम्हारा मेहमान है? साहिल वाशु ने रणबीर पटेल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। खतरे के सामने शांत, एक महान सेनापति का व्यवहार। रणबीर पटेल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और साहिल वाशु के ठीक सामने बैठ गए। बड़े, आप एक म्याओ डॉक्टर हैं, है ना? मैं एक म्याओ इंसान हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी आपका क्या मतलब है।
साहिल वाशु ने अपना सिर उठाया और रणवीर पटेल की तरफ देखा। अगर तुम म्याओ हो तो मुझे और भी पक्का यकीन है। एल्डर को 9 कीड़ों और 9 जड़ी बूटियों के जहर के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए। बताओ, 9 कीड़े क्या हैं? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। जैसे ही उसने कहा, रणवीर पटेल ने एक डेजर्ट ईगल निकाला। उसने सेफ्टी हटाकर उसे टेबल पर रख दिया। आहान, क्या तुम अपने सामने खड़े इस लड़के पर विश्वास करते हो और मुझ पर नहीं? साहिल वाशु ने शांति से पूछा। पीहू ने उसे शाहिल का इलाज करने के लिए ढूंढा। महाजन गुरु ने धीरे से कहा। धमाका! एक गोली साहिल वाशु की पिंडली में जा लगी। मिसफायर हो गया। इस बार उसकी पिंडली में, अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे। महाजन गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि रणवीर पटेल ने बंदूक कैसे उठाई और गोली चलाई। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैंने ही उसे जहर दिया था? साहिल वाशु ने दांत पीसते हुए और आंखें खोलकर पूछा। मुझसे मत पूछो, मुझे पक्का नहीं पता कि ये तुम हो। तुम्हें समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। महाजन लॉन्ग नहीं मरेगा। रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ी और साहिल वाशु की पिंडली पर दबाव डाला। उसने कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर मारा और पिंडली से खून बहना बंद हो गया। तुम कौन हो? साहिल वाशु ने अपनी पिंडली की तरफ देखा और धीरे से पूछा। उसके सामने खड़ा युवक सीधा साधा नहीं था, लेकिन खून रोकने की उसकी काबिलियत उससे कहीं बेहतर थी। जाओ और इस घर के शेफ को बुलाओ। रणवीर पटेल ने साहिल वाशु के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया और महाजन गुरु से कहा, बड़े, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो अगर उसने बता दिया तो तुम बिना शक मर जाओगे। रणवीर पटेल ने साहिल वाशु की तरफ देखा और कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें 9 कीड़ों और 9 जड़ी बूटियों के जहर का एंटीडोट फॉर्मूला बता दूंगा। साहिल वाशु ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। जब तुमने मान लिया है तो मर जाओ। धमाका! एक हेडशॉट। साहिल वाशु को समझ नहीं आया। वो उसे 9 कीड़ों और 9 जड़ी बूटियों वाले जहर का एंटीडोट फॉर्मूला बताने को तैयार था। वो अब भी उसे मारना क्यों चाहता था? इतने सारे सवालों के साथ वो उसे मारना क्यों चाहता था? रणवीर पटेल, ये महाजन परिवार है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाजन गुरु खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका। वो नांगोंग परिवार का सदस्य है। उसका असली नाम नांगोंग क्यू है। तुम्हारा इंटेलिजेंस का काम बहुत बुरा है। रणवीर पटेल ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो तुम्हें दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। सुष्मिता, तुम्हारी अच्छी पत्नी तुम्हें अपने चाचा को छूने भी नहीं देती। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कहकर पवन पटेल फिर से महाजन लॉन्ग के कमरे की ओर चल पड़ा। महाजन गुरु के हाथ का कप उनके ही हाथ से कुचल गया। सुष्मिता, मास्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? महाजन गुरु के सामने एक गोरा चिट्टा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने साहिल वाशु की तरफ देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था और एक गहरी सांस ली। दुर्जय, तुम यहाँ कितने साल से हो? महाजन गुरु ने धीरे से पूछा जब वो अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ पीठ करके सोफे पर बैठे थे। 7 साल हो गए हैं। मुझे याद है जब मैं आया था तो उस लड़की का 9वां दिन था, दुर्जय ने धीरे से कहा। रणवीर पटेल को इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो कमरे में वापस आया और देखा कि 81 चांदी की सुइयों से काला लिक्विड निकल रहा है। किसी की जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से ज्यादा पुण्य का काम है। जेठ सम्राट, क्या तुमने देखा? मैं किसी को बचा रहा हूं। तुम्हें वो पुण्य याद रखना होगा जो तुम्हें मुझे देना है। पवन पटेल ने मन ही मन सोचा। जीजाजी, अपना मन शांत रखें, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहते हैं तो मेरी इच्छा की इस बात का पालन करें। पवन पटेल ने महाजन लॉन्ग से बात करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय की एक किरण भेजी। मैं शब्दों में शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जब महाजन लॉन्ग ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर अच्छा खासा बदला दूंगा। महाजन लॉन्ग ने पवन पटेल की दिव्य भावना को महसूस किया और जवाब दिया। तुम ना सिर्फ 9 जहरों से जहर खा रहे हो बल्कि 9 जहरों से भी जहर खा रहे हो। ये सिर्फ 9 कीड़े और 9 जड़ी बूटियों का जहर नहीं है। जब तुम्हें जहर दिया गया था तो तुम्हारी डाइट में भी दिक्कत थी। यिन और यांग टकरा गए जिससे तुम्हारी ये हालत हुई। तुम्हारे मुंह में एक एनर्जी रिकवरी पिल है। अगले 10 मिनट में ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। बाद में मैं तुम्हें एक जहर खत्म करने वाली पिल दूंगा। ये बहुत दर्दनाक होगा। अगर तुम इसे सह सकते हो तो तुम कोमा के सालों में अपनी कल्टीवेशन बेस को बचा पाओगे। अगर तुम नहीं सह सकते तो तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही महाजन लॉन्ग के मुंह से एनर्जी रिकवरी पिल गायब हुई, रणबीर पटेल ने महाजन लॉन्ग के मुंह में एक काली गोली ठोंस दी। एक पल में महाजन लॉन्ग का शरीर कांप उठा। बैड गाय, तुम्हें भाई शाहिल को बचा लिया। महाजन फेई ने रणबीर पटेल की बताई साधना तकनीक को 36 बार दोहराया था।
जैसे ही वो उठा उसने देखा कि महाजन लौंग कांप रहा है और उसके शरीर पर चांदी की सुइयां आवाजें कर रही हैं। महाजन फेई खुद को पूछने से रोक नहीं सका, अगर मरना है तो पास आओ। जीजाजी के शरीर से रिसने वाला जहर अब सिर्फ 9 जहर और 9 जहर नहीं रह गया है। इसका इलाज हो पाएगा या नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता। रणवीर पटेल जो किनारे खड़े थे ने महाजन फेई की तरफ देखा जो एक कदम आगे बढ़ गए थे और मुस्कुराते हुए कहा, गड़गड़ाहट। अचानक बिना बादलों वाले आसमान में गरजने की एक धीमी आवाज सुनाई दी, जिससे पवन पटेल अनजाने में कांप उठे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उंगलियों से गिनती की। उनकी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई। बुद्ध, मैं सही समय पर आया हूं। अगर मैं कुछ दिन बाद आता तो इस बच्चे की आत्मा को बैल सिर और घोड़े चेहरे वाले ले जाते, तब तो अमर भी इसे बचाने में मुश्किल महसूस करते। रणवीर पटेल ने सोचा, महामहिम अमरों, मुझे सच में अफसोस है। मैंने इस इंसान को बचाया है। प्लीज़ पहले यहाँ से चले जाइए। इस बार मैंने आपको नाराज़ किया है। आगे से मैं आप दोनों की भरपाई करने का कोई तरीका सोचूंगा। रणवीर पटेल ने शून्य से कहा। बिजली कड़कने की आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? उस आदमी के हाथ में जो दवा की गोली है उसमें से ताइशान लाउजिन की महक आ रही है। हालांकि ये आदमी मरने वाला है, लेकिन हम इसे नाराज नहीं कर सकते। चलो, इस बच्चे की जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं देख सका कि दूसरी जगह पर एक काली और एक सफेद आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। रणवीर पटेल ने गहरी सांस ली और कहा, श्श, किस्मत से किसी ने आसमान को ढक लिया, वरना अगर सोल चेजिंग थंडर उस पर लग जाता तो आज मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। पहले कांप रहे महाजन लौंग अचानक बिस्तर पर बैठ गए और दहाड़े। उनके मुंह से काली गैस की धार निकली और वे सीधे बिस्तर पर लेट गए। बैठ गए। क्या भाई शाहिल ठीक है? महाजन फेई ने बिना हिले महाजन लौंग को देखा और फुसफुसाया, उसे क्या हुआ होगा? वो दर्द से बेहोश हो गया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बदमाश, देखना बंद करो। बाहर जाओ और महाजन गुरु से कहो कि लकड़ी की बाल्टी तैयार कर लें। अगर उनके पास बाल्टी नहीं है तो तालाब के सभी जीवों को बाहर बुलाओ और उसमें उबलता पानी भर दो। तुम क्या देख रहे हो? जाओ। ठीक है। महाजन फेई मुड़ा और बाहर भागा। तीसरे अंकल, बैड गाय ने आपसे एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी तैयार करने और उसमें उबलता पानी भरने को कहा है। अगर लकड़ी की बाल्टी नहीं है तो नहाने का इस्तेमाल करो। भाई, पीहू जो बगल वाले कमरे में खबर का इंतजार कर रही थी, उसने एक जोर का शोर सुना और एक बार फिर महाजन लौंग के कमरे में आ गई। जब उसने देखा कि महाजन लौंग बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ा है, उसके पूरे शरीर पर चांदी की सुइयां लगी हैं और वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है, तो वो बेचैनी से चिल्लाई, लड़की, उसे मत छुओ, वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। रणवीर पटेल ने जल्दी से महाजन को पीछे खींच लिया। यहाँ सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान मैं हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें अपने भाई का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भाई बैड गाय, तुम ठीक हो? पीहू ने रणवीर पटेल को देखा जो बहुत ज्यादा पसीने में था और दिल दुखाते हुए पूछा, भाई कैसा है? वो सांस क्यों नहीं ले रहा है? वो अब ठीक है। कल वो हमारे साथ नाश्ता कर पाएगा। बाहर वालों से कह देना कि जब जीजाजी गर्म पानी तैयार हो जाएं तो उन्हें सीधे उसमें फेंक दें। जब उनके शरीर से काली काली चीजें निकलना बंद हो जाएं तब मुझे फिर से बुला लेना। मुझे आराम करना है। अपनी बात खत्म करने के बाद रणवीर पटेल सीधे पीहू के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद महाजन गुरु को एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी मिली और उन्होंने उसमें गर्म पानी भर दिया। तीसरे अंकल, क्या हम सच में भाई शाहिल को भिगोने वाले हैं? महाजन फेई ने भाप निकलती लकड़ी की बाल्टी को देखा और धीरे से पूछा, क्या उस बदमाश ने तुम्हें जो गोली दी है वो असरदार है? महाजन गुरु ने महाजन फेई की ओर देखा और पूछा। बाजी ब्लास्ट की प्रैक्टिस से लगी छिपी हुई चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं। मेरी अंदरूनी ताकत कम से कम 30% बढ़ गई है। महाजन फेई ने बना कुछ छिपाए कहा। शाहिल को भी शामिल कर लो, महाजन गुरु ने जोर से कहा। रणवीर पटेल, अगर तुम सच में शाहिल की बीमारी ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बनाऊंगा और पीहू को तुम्हें सौंप दूंगा। मुझे राहत मिलेगी। तीसरे अंकल, अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? जैसे ही महाजन लौंग को लकड़ी की बाल्टी में फेंका गया, लकड़ी की बाल्टी में भाप पूरी तरह गायब हो गई। लकड़ी की बाल्टी के पास खड़े लोगों को भी ठंड का एहसास हो रहा था। जाओ और रणवीर पटेल से पूछो कि अब क्या करना है, महाजन गुरु ने महाजन फेई से ऊंची आवाज में कहा। महाजन फेई घर में उड़कर आए। गर्म पानी डालो। बदमाश, गर्म पानी कौन डाल रहा है? जब पानी ठंडा नहीं है तो भाई शाहिल के शरीर से और कुछ नहीं निकलना चाहिए। महाजन फेई घर से निकलने से पहले ही चिल्लाया। महाजन परिवार के घर के अंदर हर जगह स्मोकिंग की जगहें थीं। पहले तो लोगों को लगा कि आग लग गई है, बाद में किसी ने खबर फैला दी कि वे पानी गर्म कर रहे थे। लिविंग रूम में महोगनी फर्नीचर का एक सेट जलाने की लकड़ी की तरह जल गया था। 1 घंटे बाद कई बार पानी बदलने के बाद भी पानी ठंडा नहीं था। महाजन गुरु ने अपने बेटे की तरफ देखा जो पानी में लेटा हुआ था और देखा कि उसके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। आखिरकार वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठ गए। बड़े भाई बुरे आदमी, मेरा भाई मुसीबत से बाहर आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? पीहू ने रणवीर पटेल के कान में फुसफुसाया। शुरू में महाजन फेई इधर उधर भागते रहे कि क्या करें। रणवीर पटेल के डांटने के बाद उन्होंने महाजन गुरु को जो कहना था कहने दिया। वो इस राक्षस को नाराज करने के लिए तैयार नहीं थे जो अभी अभी सो गया था। हालांकि जिसे जहर दिया गया था वो उसका भाई था। पीहू ने अपने होठ काटे और रणवीर पटेल से पूछा,
बेटी, तुम सच में मुझे थोड़ी देर आराम नहीं करने दे सकती? जब तुमने उसे बाहर निकाल ही लिया है तो पहले उसे बिस्तर पर लिटा दो, जब मैं उठूंगा तो जाकर देखूंगा, पवन पटेल ने गोलमोल कहा। उसकी अभी की ताकत के हिसाब से लगातार 81 सुइयों का इस्तेमाल करना उसके शरीर के लिए सच में काफ़ी थकाने वाला था। थैंक यू बिग ब्रदर बैड गाय। पीहू ने रणवीर पटेल को देखा और रणवीर पटेल के माथे पर धीरे से किस किया। हालांकि ये माथे पर सिर्फ एक किस था, पीहू ने अपने सामने वाले आदमी को पूरी तरह से अपना लिया था। बेटी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तुमने मुझे किस किया है तो मुझे भी तुम्हें किस करने दो। पवन पटेल, जिसकी आंखें बंद थीं, ने तुरंत पीहू को गले लगा लिया और उसका मुंह पीहू के मुंह से लग गया। बुरे आदमी, तुम सच में बुरे आदमी हो, पीहू ने गुस्से से कहा। औरतें सब नासमझ होती हैं, तुमने ही सबसे पहले मुझे किस किया था। है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब तुमने मुझे हिम्मत दी है तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। मैं सोच रहा था कि कल तुम्हें मेरे जीजाजी के साथ नाश्ता करने दूँ। मैं बाद में उनसे मिलने जाऊँगा और देखूंगा कि क्या हम आज रात साथ में डिनर कर सकते हैं। पटेल शुआई ने पीहू को कमरे से बाहर खींचते हुए कहा। अंकल महाजन, मेरे जीजाजी कहाँ हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने महाजन गुरु और दुर्जय को अभी भी चाय पी के देखा। ये हमारे महाजन परिवार के शेफ होंगे। आज चलो इस रेसिपी के हिसाब से कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने अपने हाथ में एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा फेंक दिया। सफ़ेद कागज़ टेबल पर चिपक गया। प्रिमोडियल कायुआन पोर्क, येनियांग वाटर चेस्टनट, लाउटन चिकन खीरा, 9 इन ड्रंक पीनट्स, सानियांग काइटान, डो कलर सीक्रेट रेसिपी बीन्स, 1000 बरो रैबिट मीट, ओल्ड घोस्ट सेलरी, सीक्रेट रेसिपी सॉल्टेड क्रूसियन कार्प, रनिंग हॉर्स ऑयल ओट्स, ग्राउंड ड्रैगन फ्राइड फॉयग्रास, फीनिक्स डांस एग फ्लावर। दुर्जय ने एक एक करके डिशेस के नाम पढ़े और उसका चेहरा अचानक बदल गया। दुर्जय, तुम्हें यही करना चाहिए। आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी हो, हमें ये खाना खत्म करना है, फिर हम अच्छी बातें कर सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल की बात सुनने के बाद महाजन गुरु की नज़र रेसिपी पर पड़ी। मास्टर, मैं पहले खाना बना लूंगा। जब दुर्जय ने रणवीर पटेल के चेहरे को अपनी तरफ देखा तो पहले तो वो चौंक गया, फिर शांत हो गया। रणवीर पटेल के कुछ कहने से पहले वो मुड़ा और किचन में चला गया। अंकल महाजन, मैं पहले अपने जीजाजी से मिलूंगा। आप लोग बातें करते रहिए। मुझे लगता है कि जब खाने का समय होगा तो मेरे जीजाजी भी हमारे साथ आ सकेंगे। रणवीर पटेल की बात खत्म होने के बाद वो पीहू को महाजन लॉन्ग के कमरे में ले गया। बैड गाय, तुम आखिरकार जाग गए। तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन आज भाई शाहिल का पानी बदलने में ही मैं लगभग थक गया था, महाजन फेई ने जोर से कहा। हाँ सही है, लेकिन आज पानी का एक्सचेंज फ़ायदेमंद रहा। तुमने मेरी दी हुई गोली का असर पूरी तरह से सोख लिया है। कल मैं तुम्हें कुछ इंडियन दवा लिखूंगा, फिर तुम्हारी सारी पुरानी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय, जब तुम मेरी चोटें ठीक कर दोगे तो मेरा शरीर तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे काम आऊँगा, महाजन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। महाजन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि उसके शरीर की छिपी हुई बीमारी ने उस पर कितना असर डाला है, खासकर 30 साल की उम्र के बाद। हाथ धो लो और मेरे जीजा को उठने में मदद करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू, अब तुम्हें छिपने की ज़रूरत नहीं है। बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, घबराना मत, सब नॉर्मल है। ऐसा कहते ही रणवीर पटेल के हाथ में 9 चांदी की सुइयां आ गईं, जो पिछली सुइयों से ज़्यादा मोटी नहीं थीं। फिर उसने उन्हें महाजन लॉन्ग के शरीर में चुभो दिया। बैड गाय, तुम सारे एक्यू पॉइंट्स में छेद कर रहे हो। महाजन फेई एक मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए जाहिर है उन्हें पता था कि रणवीर पटेल ने 9 चांदी की सुइयों से कौन से एक्यू पॉइंट्स में छेद किया था। पीहू ने कुछ नहीं कहा। तो तुम क्या कह रहे हो? बस मेरे जीजाजी को उठने में मदद करो, रणवीर पटेल मुस्कुराया। फिर उसने एक और गोली निकाली और धीरे से महाजन लॉन्ग के मुंह में रख दी। जीजाजी, आखिरी जान भी आपको लौटा दी जा सकती है। जैसे ही रणवीर पटेल ने बोलना खत्म किया, महाजन लॉन्ग की आंखें धीरे से खुल गईं। भाई, पीहू ने उत्साह से चिल्लाते हुए देखा कि महाजन लॉन्ग ने अपनी आंखें खोली हैं। पीहू, अभी मत आना, उसकी आखिरी आत्मा अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, थोड़ा और इंतजार करो, रणवीर पटेल ने जल्दी से पीहू को आवाज़ दी। भाई भाई, पीहू उत्साह से चिल्लाई। 6 साल, उसका भाई 6 साल से कोमा में था। उसके सामने वाले आदमी ने उसे बचाया था। छोटे फेई, बाद में चाहे कुछ भी हो जाए तुम हिल नहीं सकते। महाजन लॉन्ग को दोनों हाथों से पकड़ो। रणवीर पटेल का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने महाजन फेई से जोर से कहा। चिंता मत करो। महाजन फेई ने अपने दांत भींच लिए। उसने महाजन लॉन्ग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकलती हुई महसूस की। मैं सुइयां निकालने जा रहा हूं। पीहू, पहले इस कमरे से निकल जाओ, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। पीहू ने हल्के से सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही पीहू कमरे से बाहर निकली, रणवीर पटेल ने बिजली की तरह 9 चांदी की सुइयां निकाल लीं। तभी कमरे से एक जोर की आवाज़ आई। महाजन फेई सीधे उड़ गए और पूरा कमरा हिल गया। महाजन लॉन्ग दहाड़ा और धीरे से खड़ा हो गया।
मैं महाजन लौंग वापस आ गया हूं, महाजन लौंग ने धीरे से कहा। खांसी खांसी खांसी, इस तरह की जान लेने वाली हरकतें सच में बार बार नहीं हो सकती। रणवीर पटेल कुछ बार खांसा और एक गोली मुंह में डाल ली। जीजा जी, ये गोली लो और फिर लिटिल फेई को दे दो, इस बार उसने आपकी बहुत मदद की। ये कहकर रणवीर पटेल पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे उसकी रंगत निखर गई। पीहू, पापा से कहो कि यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, महाजन लौंग ने दरवाजे के बाहर पूरी तरह से हैरान पीहू से कहा। अभी जो हंगामा हुआ था वो बहुत बड़ा था। दादाजी यान से कहो कि बाहर का सामान संभाल ले। अंकल यान, चाहे कोई भी हो, उन्हें महाजन हवेली के पास मत आने देना, महाजन गुरु ने जोर से कहा। सभी शैडो गार्ड सुन लो, महाजन हवेली में जो भी बिना इजाज़त घुसे उसे मार डालो। सभी घोस्ट गार्ड सुनो, महाजन हवेली के 2000 मीटर के अंदर सभी ऊंची जगहों पर कब्जा कर लो। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो उन्हें तुरंत मार डालो। लगातार 3 ऑर्डर। महाजन गुरु इतने सालों में कभी इतने उत्साहित नहीं हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अभी अभी वो आवाज़ सुनी थी। ये उनके बेटे की आवाज़ थी। 6 साल हो गए थे, पूरे 6 साल। भाई, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है, महाजन लौंग ने रणवीर पटेल से फुसफुसाते हुए कहा, जो ध्यान कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद रणवीर पटेल ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा होगा कि मैं स्वर्ग के खिलाफ जाकर मेरी जान ना लूं। भाई बैड गाय, क्या तुम्हारे पास और है? मुझे एक और दो। तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? मैं इन्नेट रेल्म से बस 1 कदम दूर हूं, महाजन फेई ने जोर से कहा। अपनी आवाज़ धीमी रखो, एक इन्नेट मास्टर जो 20 साल का भी नहीं है। सावधान रहना, जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से टूट जाएगा, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो महाजन लौंग की तरफ मुड़ा और बोला, जीजा जी, अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल करो, महसूस करो कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है या नहीं। जीजा जी, हा, पीहू का टेस्ट अच्छा है, थैंक यू, महाजन लौंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन तुम्हारा पॉइजनिंग वाला नहीं। चलो खाना खाते हैं। ये कहकर रणवीर पटेल कमरे से बाहर चला गया। कमरे में बहुत सारे लोग थे। महाजन गुरु के पास कुछ बूढ़े आदमी खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और ये साफ था कि वे इन्नेट रेल्म से ज्यादा दूर नहीं थे। मास्टर, महाजन फेई ने मुस्कुराते हुए एक बूढ़े आदमी को पुकारा। छोटे फेई, अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे ही बूढ़े आदमी की नज़र महाजन फेई पर पड़ी, वो खुशी से बोला। उसका शिष्य लगभग उसके बराबर ही था। ऑक्टेन ब्लास्ट का सक्सेसर, 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट का सक्सेसर और 7 इंजरिंग फिस्ट का सक्सेसर। ससुर जी, आप काफ़ी इंप्रेसिव हैं, पवन पटेल ने महाजन गुरु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें दूसरों की परवाह नहीं थी और वे पीहू के पास बैठ गए। महाजन गुरु अभी सदमे से उभरे भी नहीं थे कि पवन पटेल ने उन्हें ससुर कह दिया, लेकिन पीहू का चेहरा पहले से ही लाल था। हा, मैं आज खुश हूं, सब लोग बैठ जाओ, महाजन गुरु ने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल बैड, आज बाप बेटे के साथ एक ही टेबल पर बैठने के लिए शुक्रिया। महाजन लौंग, आपकी जान रणवीर पटेल ने बचाई है, आपको उनका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। पापा, मुझे पता है, महाजन लौंग ने धीरे से सिर हिलाया। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखा। उसके दिल की खुशी कोई नहीं समझ सकता था। वे साथ साथ बड़े हुए थे और ये एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सब लोग आ गए हैं, चलो डिश सर्व करते हैं, रणवीर पटेल ने दुर्जय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। दुर्जय ने हल्के से सिर हिलाया। जल्द ही टेबल हर तरह के स्वादिष्ट खाने से भर गई। प्राइमोर्डियल काइवान पोर्क, यिन यांग वाटर चेस्टनट, लाउटन चिकन खीरा, 9 इन ड्रंक पीनट्स, सानियांग कैताई लैम्ब, 2 कलर सीक्रेट बीन्स, 1000 बरो रैबिट मीट, ओल्ड घोस्ट सेलरी, सीक्रेट सॉल्टेड क्रूसियन कार्प, रनिंग हॉर्स ऑयल ओट्स, ग्राउंड ड्रैगन फ्राइड फोगरा, फीनिक्स डांस एग फ्लावर। रणवीर पटेल ने टेबल पर रखी डिशेस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। दुर्जय, डिशेस को इस तरह अरेंज करना ठीक नहीं लग रहा। ये कहने के बाद रणवीर पटेल ने हाथ बढ़ाया और टेबल पर डिशेस की जगह बदल दी। ये मेरी पसंदीदा डिश है, थैंक यू अंकल मेंग। महाजन लौंग ने टेबल पर रखी स्वादिष्ट डिश को देखा और दिल को छू गया। वो 6 साल से कोमा में था, लेकिन घर पर शेफ को अब भी उसके टेस्ट बड्स याद थे। आप सब जियांगू में सीनियर हैं, चलो खाना खाते हैं, रणवीर पटेल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, मैं दोषी हूं। जैसे ही वो कुछ बर्तन उठाने वाले थे, दुर्जय जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से बोला, छोटे युवी, तुम्हारी आंखें तेज हैं। मुझे लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया। मैं दोषी हूं, बोलो। महाजन गुरु ने आंखें सिकोड़कर दुर्जय की ओर देखा और बोला। टेबल पर रखी 12 मुख्य चीजें समय और येनियांग के हिसाब से बनाई जाती हैं। आमतौर पर येनियांग में तालमेल होना चाहिए और समय भी एक जैसा होना चाहिए।
लेकिन यंग मास्टर की डिश बिल्कुल इसके विपरीत थी। दुर्जय ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, कौन? ये है। इससे पहले कि दुर्जय कुछ कह पाता, महाजन यान ने जो उसके बगल में था हाथ बढ़ाकर दुर्जय का सिर पकड़ लिया। जैसे ही वो जोर लगाने वाला था, रणवीर पटेल ने हाथ बढ़ाकर महाजन यान की कलाई पकड़ ली। महाजन यान अब और जोर नहीं लगा पाया। मास्टर यान, क्या आप उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं? रणवीर पटेल ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। मुझे पता है, लिटिल बैड, उसे जाने दो। महाजन गुरु ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी उम्र कुछ साल बढ़ गई हो। उन्होंने महाजन यान को देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मास्टर, महाजन यान दोषी है। महाजन यान दुर्जय के पास घुटनों के बल बैठ गया और भारी आवाज में बोला, ये सुष्मिता है ना? महाजन गुरु ने बेबसी से कहा, सब लोग उठो। ये खुशी की बात है कि शाहिल आज ठीक हो गया है। हम आज किसी को नहीं मारेंगे। दुर्जय खड़ा हुआ और टेबल पर रखे बर्तनों का ऑर्डर फिर से लगाया। उसने पहले से तैयार किए गए बाकी 12 डिश भी परोसे, लेकिन उसने महाजन लॉन्ग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे उस नालायक पोते पर विदेश में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। मैं ही दुर्जय को महाजन परिवार में लाया था। उस समय हिरण्य ने सिर्फ इतना कहा था कि वो अपने एक दोस्त को महाजन परिवार में आने देगा और वो मेरे पोते का कर्ज चुका देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाहिल को नुकसान होगा। महाजन यान ने धीरे से कहा, चलो खाना खाते हैं। महाजन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद को बेवकूफ़ बना लिया है। हा, आहान, शाहिल के ठीक होने पर बधाई, लेकिन अब उसे बचाने के लिए हम तीनों की ज़रूरत नहीं है। उसके बगल में ये छोटा यूवी एक्सपर्ट है, बाजी बैंड्स के 138वें वारिस। अन्वित ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। मुझे हैरानी है कि लिटिल यूवी ने हमें कैसे पहचान लिया। 7 साइडेड मैंटिस फिस्ट के वारिस देवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे हैरानी है कि लिटिल यूवी का मास्टर कौन है। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे ससुर के मेहमान हो तो मैं तुम्हारी छिपी हुई बीमारियों को ठीक करने का कोई तरीका सोचूंगा। चलो खाना खाते हैं। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो पहले खाना खाते हैं। रणवीर पटेल मुस्कुराया और उसने दूसरों की परवाह नहीं की। पीहू के लिए कुछ खाना उठाकर वो भी खाने लगा। हा, लिटिल यूवी एक सच्चा आदमी है। हम बूढ़े लोग तुम्हें पहले से धन्यवाद देते हैं, उन तीनों ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाले हर किसी को छिपी हुई बीमारियां थीं, खासकर जी युकुई को, जो 7 चोटों की मुट्ठी की प्रैक्टिस करता था। जब वो 7 चोटों की मुट्ठी की प्रैक्टिस करता तो वो सभी 7 को घायल कर देता। इंसान के शरीर में यिन और यांग की क्यू के साथ साथ मेटल, लकड़ी, पानी, आग और धरती के 5 तत्व भी होते हैं। इसलिए तथाकथित 7 चोटों का मतलब था दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचाना। वो हर दिन अपनी छिपी हुई बीमारी से परेशान रहता था। आज उसे आखिरकार ठीक होने की उम्मीद दिखी। वो खुश कैसे नहीं हो सकता था। जैसे ही टेबल पर खुशी से खाना खाया जा रहा था, एक काली परछाई उड़कर महाजन गुरु के पास आई और उनके कान में कुछ बातें फुसफुसाईं। महाजन गुरु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आहान, क्या हुआ? क्या यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आया है? देवेश ने महाजन गुरु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। सुष्मिता यहाँ है, महाजन गुरु ने बिना कुछ छिपाए कहा। तुम लोग खाना खाते रहो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आज क्या कर रही है। मैं पहले से ही 60% भरा हुआ हूँ, चलो जाकर देखते हैं। रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। वो देखना चाहता था कि नांगोंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी कैसी है। क्या मुझे तुम्हारे ये बताने का इंतजार करना होगा कि मैं महाजन गुरु को ढूंढने आया हूँ? अगर तुम्हें मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही वो बोल रही थी, 30 साल की एक औरत लोगों के एक ग्रुप को लेकर महाजन परिवार के आंगन में ले आई। बैम बैम बैम। सुष्मिता के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा और महाजन गुरु के 3 शैडो गार्ड्स को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक शाओलिन शिष्य, बुरा नहीं। रणवीर पटेल ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और मुस्कुराया। छोटे फेई, जाओ और उससे मुकाबला करो। उसकी कमजोरी उसकी पीठ पर है। लिटिल यूवी, उस आदमी का नाम गिरधर है। मैं भी उसके 8 ट्रिग्राम पाम के साथ लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिटिल फेई खतरे में हो सकता है, अन्वित ने धीरे से कहा। उसे जाने दो, उसे अपने नए शरीर की आदत डालने दो। एक मार्शल आर्टिस्ट को चोट लगना नॉर्मल है। हाँ, रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए कहा। महाजन फेई ने अपने मास्टर को देखा और गिरधर के सामने कूद पड़ा। बच्चा, अगर तू मरना नहीं चाहता तो यहाँ से चला जा, गिरधर ने जोर से कहा, जब उसने देखा कि ये सिर्फ एक जवान आदमी है। क्या आपको लगता है कि आप महाजन परिवार में घुस सकती हैं? तीसरी आंटी नांगोंग, आप अंदर जा सकती हैं, ये लोग बाहर इंतजार कर सकते हैं। महाजन फेई ने सुष्मिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बदमाश, यहाँ से चले जाओ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम महाजन परिवार से हो।
सुष्मिता ने महाजन फेई की ओर देखा और कहा, क्योंकि तीसरी आंटी नैंगोंग ऐसा कहती हैं तो उन्हें मुझे पीटने दो। महाजन फेई ने चिढ़कर कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे हरा सकते हैं या नहीं। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक सब ठीक है। महाजन परिवार अब ताकतवर हो गया है। कोई जूनियर भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है? सुष्मिता ने गुस्से से लाल होकर जोर से कहा। 8 ट्रिग्राम पाम, अन्वित के शिष्य, कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने घमंडी हो, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो शायद तुम्हारे गुरु भी ये नहीं कर पाएंगे। गिरधर ने जोर से कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने गुरु की तरफ से कैसे पेश आना है। तुम्हारी नाभि से बाल उग रहे हैं और सख्त हो रहे हैं। महाजन फेई के बोलने के बाद वो उछला और सीधे गिरधर के ऊपर झुक गया। धमाका! महाजन फेई का मुक्का गिरधर के चेहरे पर पड़ा। गिरधर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी हथेली से महाजन फेई की मुट्ठी को छुआ, लेकिन जैसे ही वे टकराए, गिरधर को तुरंत पछतावा हुआ। उसे डर था कि उसकी हथेली महाजन फेई को अपाहिज कर देगी, इसलिए उसने अपनी ताकत का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल किया था। लेकिन महाजन फेई गिरधर को असली दुश्मन की तरह मान रहा था। उसकी मुट्ठी में बहुत ताकत थी। हालांकि वे अमर स्वर्ग के इलाके में नहीं गए थे, लेकिन उनकी ताकत एक जैसी थी। गिरधर तुरंत महाजन फेई की मुट्ठी से गिर गया और मुंह से खून थूक दिया। सिल्वर स्पीयर कैंडल हेड, मुझे लगा था कि तुम कोई एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम तो बस ठीक ठाक हो। महाजन फेई 3 कदम पीछे हट गया। भले ही उसे पता था कि उसने सिचुएशन का फायदा उठाया था, लेकिन उसे दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। फू! गिरधर ने मुंह से खून थूका। अगर वो अन्वित से हार जाता तो ठीक था, लेकिन अन्वित के शिष्य ने उसे एक ही मुक्के में गिरा दिया था। उसकी पूरी इज्जत चली गई थी। सबसे नफरत वाली बात यह थी कि इस बदबूदार बदमाश को ये एहसास नहीं था कि वो उसे चोट पहुंचाने के डर से पीछे हट गया था। गिरधर को इतना गुस्सा आया कि वो बेहोश हो गया। तीसरी आंटी नैंगोंग, मुझे लगता है कि आपको अकेले ही अंदर जाना चाहिए। आप अपने पीछे वालों को मुझसे लड़ने क्यों नहीं देती? महाजन फेई कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो अपने पीछे वालों को हरा सकता है या नहीं। उसने हंसते हुए कहा, बदमाश बदमाश, क्या तुम देख नहीं सकते कि गिरधर अभी रुका हुआ था? मैं लड़ूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, सुष्मिता के पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी उछलकर महाजन फेई के सामने आ गया। शिंगी फिस्ट का एक्सपर्ट होने के नाते मुझे डर है कि इस बार लिटिल फेई को नुकसान होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर और क्रेन डुअल फॉर्म फिस्ट, यशवर्धन, ये आदमी हमेशा विशाल राइडू में रहा है, वो मेनलैंड पर क्यों आएगा? अन्वित ने धीरे से कहा। तुम तीनों चलो जाकर देखते हैं। अगर लिटिल फेई को नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये महाजन परिवार का घर है और तुम में से कुछ लोग महाजन परिवार के मेहमान हो, इसलिए हम उन्हें ऐसे ही भागते हुए नहीं देख सकते। रणवीर पटेल की बातों ने तीनों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को अपने साथ खींच लिया। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उसके लिए करना मुश्किल था, इसलिए उनके लिए उन्हें करना ज़्यादा सही था। खांसी खांसी खांसी, तुमने जितने समय से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है वो इस यंग मास्टर की उम्र से भी ज़्यादा है। तुम्हारी ताकत बस ठीक ठाक है। अगर ये यंग मास्टर उस झाओ सरनेम वाले से नहीं लड़ता तो कहना मुश्किल है कि कौन जीतता। महाजन फेई और यशवर्धन ने 30 से ज़्यादा राउंड लड़े। आखिरकार महाजन फेई अपने अनुभव की कमी की वजह से हार गया। हालांकि हारने के बाद भी उसने कुछ शब्द डांटे, जिससे यशवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया। यशवर्धन, इस जूनियर के खिलाफ जीतने में क्या बड़ी बात है, चलो लड़ते हैं। अन्वित आगे बढ़ा और जोर से बोला। लिटिल फेई पीछे हटो, ध्यान से देखो, ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। ये कहने के बाद अन्वित ने यशवर्धन पर हमला कर दिया। बस वहां खड़े मत रहो, तुम दोनों आओ और मुझसे लड़ो, जी युकोई ने जोर से कहा। अगर रणवीर पटेल महाजन लॉन्ग को वापस जिंदा कर सकता तो उसकी छिपी हुई बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चूंकि दूसरी पार्टी उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई थी तो उसका फाइटर बनना तो बनता ही था। उसने तुरंत सुष्मिता के पीछे खड़े 2 लोगों का सामना किया। सब लोग रुक जाओ। महाजन गुरु पीछे से आए। पीहू और महाजन लॉन्ग उनके दोनों तरफ खड़े थे। सुष्मिता, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम यहाँ इतनी धूमधाम से क्या कर रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम महाजन परिवार की तीसरी यंग मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? महाजन गुरु ने सुष्मिता की तरफ देखा और जोर से पूछा। महाजन गुरु, मेरे चाचा को जाने दो, मैं अभी जाती हूँ, सुष्मिता ने जोर से कहा। फिर उसकी नज़र महाजन लॉन्ग पर पड़ी। कोई हैरानी नहीं कि आज आपका चेहरा इतना लाल है। पता चला है कि आपका नाजायज़ बच्चा ठीक हो गया है, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। कौन जानता है कि वो कब हमेशा के लिए लेट जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। सुष्मिता, अपने आदमियों को लेकर चली जाओ। आज मेरा मूड अच्छा है। मैंने कहा था कि आज मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को पीटूंगा नहीं, महाजन गुरु ने जोर से कहा। उसे जाने दो, हम तुरंत निकलेंगे, सुष्मिता ने जोर से कहा। तुम उसे अभी भी क्यों जाने दे रहे हो? वो तो मर चुका है। ससुर जी, तुम अभी भी उससे बात क्यों कर रहे हो? अगर वो उसे चाहती है तो उसे दे दो। क्या पीछे के बगीचे में लाश दफनाई नहीं गई है? रणबीर पटेल ने जोर से कहा, जैसे वो दुनिया को अस्त व्यस्त देखना चाहता हो। क्या ये बदमाश सच बोल रहा है? सुष्मिता ने आंखें खोलकर पूछा। इस बदमाश से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बुलाऊं। रणबीर पटेल ने सुष्मिता की तरफ देखा और जोर से कहा।
मैंने ही उसका सिर फोड़ दिया था। अगर वो फिर से जिंदा हो जाए तो ये एक चमत्कार होगा। अगर और कुछ नहीं है तो बस उसे ले जाओ और दफा हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुष्मिता ने ठीक है शब्द 3 बार दोहराया। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ऊपर से वो जूनियर था। उसने तुम्हें ससुर कहा, कहने की जरूरत नहीं है, वो उस छोटी सी कुतिया का आदमी है। ठीक है, बस तुम इंतजार करो। मैं नानगोंग सरनेम वाले लोगों से डील करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन मुझे इस बिगड़ैल की जिंदगी चाहिए। थप्पड़। इससे पहले कि कोई ठीक से देख पाता, सुष्मिता के चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान आ चुके थे। ये मुंह खराब करने का नतीजा है। अगर तुम मुझसे निपटना चाहते हो तो जो भी तरीका हो इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा मुंह अभी भी खराब है तो अगली बार ये थप्पड़ नहीं पड़ेगा। बड़ी जवान मालकिन, जिस आदमी ने अभी आपको मारा है वो अमर स्वर्ग पहुंच चुका है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सुष्मिता कुछ कहने ही वाली थी कि एक बूढ़े आदमी ने जो अब तक चुप था उसे पीछे खींच लिया। महाजन गुरु, आज तुमने जो किया उसका तुम्हें पछतावा होगा। चलो चलते हैं। ये कहने के बाद सुष्मिता अपने आदमियों को लेकर नानगोंग परिवार की तरफ चली गई। छोटे बुरे आदमी, इस बार तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे। महाजन गुरु ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, जब उन्होंने सुष्मिता को जाते हुए देखा। ससुर जी, अभी जो थप्पड़ पड़ा उसका बुरा लगा क्या? रणवीर पटेल कमरे में आते हुए हंसा। पीहू, भाई शाहिल, क्या वो थप्पड़ जोरदार था? बैड गाय ब्रदर, तुम अभी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थे। नानगोंग परिवार की वो औरत तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। पीहू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। जहां मेरा दिल जाता है, जहां मेरी जान जाती है, जब मेरा मन करता है मैं उन्हें मारता हूं। मेरे पास इतना सोचने का समय नहीं है। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें आने दो। जीजाजी तो कमाल के हैं, महाजन लॉन्ग ने हंसते हुए कहा। जीजाजी शब्द सुनते ही पीहू का चेहरा फिर से लाल हो गया। भाई शाहिल, तुमने मेरी दी हुई गोली का असर पूरी तरह से नहीं लिया है। एक बार जब तुम इसे लेना खत्म कर लोगे तो तुम अमर स्वर्ग तक पहुंच पाओगे। इस टाइची प्राचीन ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ो। तुम कितना समझ पाओगे ये तुम्हारी अपनी समझ पर निर्भर करेगा। रणवीर पटेल ने महाजन लॉन्ग को एक छोटी हाथ से लिखी किताब देते हुए कहा। अभी मेरी मदद के लिए धन्यवाद। मैंने आपकी छिपी हुई चोटों को ठीक करने का एक तरीका सोच लिया है, लेकिन दवा का सामान आपको खुद ही लाना होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में आपके लिए दवा का सामान लिख दूंगा। विहान से कहो कि वो उन्हें यहाँ भेज दे। मैं किसी को भेजकर उन्हें मेरे मालिक तक पहुँचा दूंगा। रणवीर पटेल ने उन तीनों को अपने पुराने घर का पता बताया। लिटिल यूवी, चिंता मत करो, दवा का सामान 7 दिनों के अंदर जरूर पहुंच जाएगा। उन तीनों ने खुशी से कहा। लिटिल यूवी, नानगोंग परिवार की चिंता मत करो। वॉरियर कासल में अगर वे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो उन्हें पहले हमारी इजाज़त लेनी होगी। तुम तीनों जियांगू से हो, इसलिए अच्छा है कि तुम दुनियावी मामलों में ना पढ़ो। ये कुदरत का चक्र है। इन मामलों में ज़्यादा पढ़ने से तुम्हें भविष्य में सिर्फ नुकसान होगा। अगर नानगोंग परिवार आना चाहता है तो उन्हें आने दो। मैं उन्हें बता दूंगा कि दर्द और पछतावा क्या होता है। रणवीर पटेल ने गुस्से से कहा। जीजाजी, हम थोड़ी देर में स्कूल वापस जाएंगे। आप अभी ठीक हुए हैं, इसलिए आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। अमर स्वर्ग लोक को पहले से ही असली योद्धा माना जाता है। दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए बल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो भविष्य में आप बुरे कर्मों से परेशान रहेंगे और आपके लिए फिर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया, मैंने अपने पापा से इस बारे में बात कर ली है। मैं चुपके से तुम्हारी और पीहू की सुरक्षा के लिए कुछ घोस्ट गार्ड भेजूंगा। मना मत करना, कभी कभी अंधेरे में भाले से बचने से ज्यादा आसान खुले में भाले से बचना होता है। महाजन लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई बैड गाय, थैंक यू। अगली सुबह पीहू और रणवीर पटेल स्कूल लौटने की तैयारी कर रहे थे। वापस आते समय पीहू ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल से कहा। हालांकि उन दोनों को नहीं पता था कि कल ताकेशी यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल में कुछ बड़ा हुआ था। सब लोग, मेरा नाम उदय है, आप मुझे यामिनी कह सकते हैं। मैं क्लास 1 की नई स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ आगे से मेरा ध्यान रखना। निशा सुबह सुबह अपने नए क्लासमेट उदय का इंतजार कर रही थी, लेकिन उदय को देखते ही निशा हैरान रह गई। वो सुंदर थी, हाँ वो सुंदर थी, हाँ उसका नेचर अच्छा था, हाँ उसका फिगर अच्छा था, हाँ उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, हाँ वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़े परिवार की वारिस थी। मगन रेड्डी के शब्दों में, भगवान ने उसे वो सब कुछ दिया था जो इस लड़की को दिया जा सकता था। ब्यूटी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे खाना पीना, जुआ खेलना और सिगरेट पीना नहीं आता। क्लास 1 के एक लड़के ने उदय से जोर से कहा। बैड गाय यहाँ नहीं है, ऐसी खूबसूरत लड़की मेरी होनी चाहिए। सद्दाम शेख,
उसने बस इतना कहा कि वो चाहती है कि मैं उसका ख्याल रखूं। क्या वो नहीं चाहती थी कि मैं उसका ख्याल रखूं? सद्दाम शेख ने बेमन से अपनी आंखें झपकाईं और सीधे उदय की तरफ देखा। वो बहुत सुंदर है, उसका लुक पीहू जैसा है, उसका फिगर पक्का पीहू से बेहतर है, उसका फिगर तो टीचर खान जैसा है। पीछे बैठे एक स्टूडेंट ने आंखें चौड़ी करके धीरे से कहा। निशा को सबसे ज्यादा हैरानी लड़कों के बर्ताव से नहीं बल्कि लड़कियों के बर्ताव से हुई। क्लास की किसी भी लड़की ने उसके सामने वाली लड़की से कुछ नहीं कहा, सभी ने उसके लिए काफी उत्साह दिखाया। उदय, एक सीट ढूंढो और बैठ जाओ, क्लास जल्द ही शुरू होगी, निशा ने मुस्कुराते हुए उदय से कहा। यामिनी ने क्लासरूम में चारों ओर देखा और मजाकिया अंदाज में सद्दाम शेख की तरफ बढ़ी। वो रणवीर पटेल की सीट पर सद्दाम शेख के ठीक सामने बैठ गई। ब्यूटी, ये सीट ली हुई है, बस वो छुट्टी लेकर आई और नहीं आई, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। सद्दाम शेख ने यामिनी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं अंदर बैठूंगी, ये कहकर यामिनी थोड़ा अंदर बैठ गई। अंदर मेरी भाभी की सीट है, वो भी चली गई हैं, आप वहाँ भी नहीं बैठ सकते, सद्दाम शेख ने फुसफुसाते हुए कहा। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बगल में कोई है या नहीं, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी। यामिनी ने अपने सामने वाले लड़के को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसमें थोड़ी सी अमर शक्ति बची थी, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि उसके सामने वाले लड़के के शरीर को अमृत से नोशन मिला था। हालांकि अमृत बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो निचले लोक में होनी चाहिए। ये व्यक्ति जरूर माइंड रीडिंग ट्रू लॉर्ड से जुड़ा होगा। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, आप अंदर बैठ सकते हैं, सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर अंदर कोई नहीं है तो क्या तुम अंदर बैठ सकते हो? मुझे बाहर बैठना पसंद है। यामिनी ने सद्दाम शेख की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अंदर बैठूंगा, तुम बाहर बैठो, सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कमल कपूर को अपने बगल में खड़ा नहीं देखा। धन्यवाद, ये कहकर यामिनी सद्दाम शेख की सीट पर बैठ गई। भाई सद्दाम, क्या तुम पहले बाहर आ सकते हो? मैं अपनी सीट पर वापस जाना चाहता हूँ। सद्दाम शेख की सीट गर्म होने से पहले ही उसके कान में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। हाँ, जिस सीट पर वो बैठा था वो कमल कपूर की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।